वेलकम एवरीवन, डे 3 ऑफ ओपन स्टैक सेशन। तो आज हम बात करेंगे ओपन स्टैक के बारे में। पिछले दो सेशंस में मैंने आपको बेसिक्स बताया था, क्लाउड के बारे में बेसिक टर्म्स बताए थे। इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें बताई थी जो डेटा सेंटर में बहुत ज्यादा ट्रेडिशनली यूज होते थे। तो आई होप कि आप लोगों को वो सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अब हम ओपन स्टैक के अंदर उन सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ओपन स्टैक जैसे कि आप देख सकते हैं, आज से हम प्राइमरली जो है ओपन स्टैक के बारे में ही बात करेंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का एग्जांपल है। और यहाँ राइट साइड में आप देख सकते हैं ये ओपन स्टैक का लोगो है, जो कि अभी रिसेंटली रीडिजाइन हुआ है। तो ओपन स्टैक के बारे में जैसा कहा जाता है कि ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डिप्लॉय किया जाने वाला क्लाउड का सॉफ्टवेयर है। मतलब कि Amazon तो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप क्या कहते हैं कि कंप्लीट सिर्फ एक एज अ यूजर जाते हैं और वहां पे आप अपने वीएम्स वगैरह क्रिएट करते हैं। या उसके अलावा भी Amazon का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। बट जब आप बात करते हैं कि क्लाउड को ग्राउंड जीरो से इंस्टॉल करने की, जिसके अंदर उसकी ओनरशिप भी आपके पास हो, तो उस केस के अंदर फिर हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर फिर हमारे पास ओपन स्टैक ही सबसे बड़ा एक पब्लिक कह सकते हैं ओपनली जो डोमेन में अवेलेबल सॉफ्टवेयर है। तो ओपन स्टैक जो है वो प्रोडक्शन सेटअप्स के लिए बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ओपन स्टैक बेसिकली क्या है। ओपन स्टैक एक क्लाउड सर्विस का सॉफ्टवेयर है जो कि प्राइमरली इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस देता है यूजर्स को। अब इट इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप इंस्टॉल करते हो फिजिकल सर्वर्स के ऊपर, क्लस्टर ऑफ फिजिकल सर्वर। मतलब कि आप एक के ऊपर नहीं करते हो, आप एक से ज्यादा फिजिकल सर्वर्स को लेते हो, उनके ऊपर आप ओपन स्टैक का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। आप एक के ऊपर करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर नहीं करते हैं, बट वो सारे जो सेटअप्स होते हैं वो बेसिकली लर्निंग पर्पस के लिए होते हैं। अगर हम बात करने जा रहे हैं, हम प्रोडक्शन की कॉमर्शियल सेटअप्स की बात कर रहे हैं, तो कॉमर्शियल में कभी भी एक सर्वर का, कभी भी कोई फिजिकल सर्वर्स के ऊपर ओपन स्टैक डिप्लॉय नहीं किया जाता है। ओपन स्टैक एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप इंस्टॉल करते हो, जिसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद जब आप उसको इंस्टॉल कर देते हो ओपन स्टैक को, तो अब वो आपको यूजर्स को जो है ऑफर करता है क्या करने के लिए। आप उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हो, अपनी वर्चुअल मशीन रन कर सकते हो और उस वीएम को मैनेज कर सकते हो। मतलब आप उसकी लाइफ साइकिल को भी कंट्रोल कर सकते हो। आप उस वीएम को पावर ऑफ कर सकते हो, आप उस वीएम को शट डाउन कर सकते हो, रीबूट कर सकते हो उसको, आप किसी भी तरीके का ऑपरेशन डिलीट टर्मिनेट भी कर सकते हो। जो भी नॉर्मल ऑपरेशन हम अपने डेटा सेंटर के अंदर एक फिजिकल सर्वर्स के साथ करते थे, सेम वैसा ही हम अपने वीएम्स के साथ कर सकते हैं जब हम ओपन स्टैक का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद ये क्या करता है, ये हमको अटैच कनेक्टेड स्टोरेज सर्विस को भी यूज करने की परमिशन देता है। मतलब ये कि आपको अगर मान लो वीएम के साथ स्टोरेज चाहिए, ठीक है, बिकॉज बिना स्टोरेज के तो आप कभी वीएम नहीं लॉन्च कर सकते, राइट। आप उसके अंदर आपको स्टोरेज चाहिए, कुछ डेटा राइट करोगे आप, तो स्टोरेज की भी सर्विसेज देता है, साथ के साथ ये आपको नेटवर्किंग की भी सर्विस देता है। आपको वर्चुअल मशीन्स को डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स मिलते हैं वर्चुअल फॉर्मेट में। वर्चुअल फॉर्मेट बोले तो आपका जो स्टोरेज है, आपका जो नेटवर्क है, वो आपके वीएम तक जब वो पहुंचता है तो वो एक वर्चुअल फॉर्म में होता है। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ओपन स्टैक क्लाउड में कहाँ प्लेस किया जाता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ओपन स्टैक एक्चुअली क्लाउड में कहाँ आता है, तो आप बोल सकते हो कि ओपन स्टैक जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का एग्जाम्पल है। और ये आपका एक फुल्ली ओपन सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप जिसको इंस्टॉल करके आप एक कंप्लीट क्लाउड का सेटअप बना सकते हो। ओपन स्टैक के चार प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर ओपन स्टैक हमेशा काम करता है। पहला है ओपन सोर्स। ओपन स्टैक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर जो भी चीजें यूज की जाती हैं वो ओपन सोर्स की यूज की जाती हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर स्टोरेज के लिए हम सेफ यूज करते हैं, नेटवर्किंग यूज करते हैं, कंप्यूट हाइपरवाइजर यूज करते हैं। जो भी हम अंदर जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो सारे ओपन सोर्स होते हैं। इसका डिजाइन ओपन है, ओपन डिजाइन है, सब कुछ आपको क्लियरली विजिबल होगा कि अंदर ये कैसे काम करता है। इसकी डेवलपमेंट भी ओपन है। कोई भी पर्सन अगर वो एक डेवलपर है तो वो ओपन स्टैक का मेंबर बन सकता है। वो ओपन स्टैक में एज अ डेवलपर ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। इसकी अपनी एक कम्युनिटी है, ओपन स्टैक की अपनी खुद की एक कम्युनिटी है जो ये सारी चीजें कंट्रोल करती है। और आपको मैं बता दूं कि ओपन स्टैक में कोई भी मेंबरशिप ले सकता है। इवन आई एम ऑल्सो की मेंबर इन ओपन स्टैक कम्युनिटी। तो मैंने भी अपने आप को एनरोल कर रखा है ओपन स्टैक के अंदर। आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। और आपको लगता है कि आपकी नॉलेज, आप ओपन स्टैक को कुछ प्रपोज करना चाहते हो, तो आप एग्जिस्टिंग कोड को भी मॉडिफिकेशन प्रपोज कर सकते हो, जो कि आपको किसी भी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं मिलता है, जो कि क्लोज सोर्स के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। तो ये ओपन स्टैक के चार प्रिंसिपल हैं।
इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि ओपन स्टैक आपको अगर विजुअलाइज करना हो कि ओपन स्टैक हमें क्या देता है, तो ओपन स्टैक बेसिकली आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दे रहा है, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस नहीं है, मैं क्लियरली बता दूं, ये एक प्लेटफॉर्म बना के देता है जिसके टॉप के ऊपर आप वर्चुअल मशीन चला सकते हो। अब आप लेफ्ट साइड में देखोगे बेयर मेटल भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये एक स्पेशल केस है, स्पेशल यूज केस है। अब ये स्पेशल यूज केस कैसे है, देखो क्या होता है कि क्लाउड के टेक्नोलॉजी के आने के बाद भी बहुत से ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनका ये कहना होता है कि हमको बेयर मेटल्स चाहिए। बेयर मेटल बेसिकली किसे कहा जाता है, बेयर मेटल हम कहते हैं जो फिजिकल सर्वर्स होते हैं जिन पे हम डायरेक्टली जाके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे, जैसा कि हम ट्रेडिशनली डिप्लॉयमेंट करते थे। तो अगर ऐसा होता है कि कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो बोलता है कि नहीं मेरा स्पेशल रिक्वायरमेंट है और मैं वीएम पे जा ही नहीं सकता क्योंकि मेरा एप्लीकेशन वीएम पे नहीं कॉम्पेटेबल है, तो उस केस में क्या होता है कि ओपन स्टैक एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप वीएम लॉन्च नहीं करते हो, बेसिकली आप डायरेक्टली बेयर मेटल को ही प्रोविजन कर देते हो। तो वो क्या करता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के पूल में एक बेयर मेटल को भी रखता है, एक सर्वर, फिजिकल सर्वर, बिना किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के, बिना कुछ किए हुए, बिल्कुल ब्लैंक। उसमें क्या वो होगा, क्या करेगा वो, बेसिकली उसके अंदर आपके कंसोल्स को इंटीग्रेट करके रखता है। और जब कोई कहता है कि मुझे एक सिंपल बेयर मेटल सर्वर चाहिए, मुझे कोई भी वीएम नहीं चाहिए, तो वो क्या करता है, वो उसको उसका कंसोल एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। तो ये होता है बेयर मेटल सर्विस। तीसरा जो आप राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये कंटेनर्स। तो ओपन स्टैक जो है नाउ डेज, क्योंकि अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में डे बाय डे, तो ओपन स्टैक ने अपने आप को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है। अब वो कहते हैं कि अब आप कंटेनर्स भी चला सकते हो ओपन स्टैक के ऊपर। तो ये एक न्यू एडवांसमेंट है ओपन स्टैक के अंदर। ये हो सकता है कि आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स में ना देखने को मिले, बिकॉज जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जेनरिक ओपन स्टैक के बारे में बता रहा हूँ। कंपनी जब ओपन स्टैक को अडॉप्ट करती हैं उसके आर्किटेक्चर को, तो बहुत सारी चीजों को लेटर फेज में बाद में अडॉप्ट करते हैं। इमीडिएटली ऐसा नहीं होता कि जैसे रिलीज आया और वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कंपनीज को भी थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं आपको ओपन स्टैक की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि ओपन स्टैक की शुरुआत कैसे हुई थी। तो ओपन स्टैक जो है वो 2010 में शुरू हुआ था। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट था रैक स्पेस और नासा के बीच में। ये मैंने आपको शायद डे वन में बताया था ओपन स्टैक की हिस्ट्री के बारे में, कि नासा और रैक स्पेस, दो कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर एक जॉइंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था ओपन स्टैक। उनका जो पर्पस था वो ये था कि वो ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे कोई भी वर्चुअल मशीन्स लॉन्च कर सके उसके ऊपर। क्योंकि क्या होता है कि जब आप, जैसे नासा एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गई या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको क्या चाहिए होता है, उनको बेसिकली सर्वर्स चाहिए होते हैं, किसी को भी सर्वर्स चाहिए होते हैं। तो वो वीएम्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ऑन डिमांड क्रिएट हो और ऑन डिमांड टर्मिनेट हो सके। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये ओपन स्टैक प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। 2012 में नासा ने इस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया था और वो एडब्ल्यूएस पे चले गए थे। उन्होंने बोला कि हम अमेजोन का एडब्ल्यूएस यूज करेंगे, हम ओपन स्टैक को अब आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। उसी साल में रेड हैट ने जो है ओपन स्टैक प्रोजेक्ट में एंट्री किया था। उसके साथ साथ ओपन स्टैक फाउंडेशन बनाया गया था। ओपन स्टैक फाउंडेशन क्या था, जो ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था ना ओपन स्टैक का प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में क्या था, ये तो एक जॉइंट प्रोजेक्ट था। अब इस प्रोजेक्ट को एक रूप देने के लिए एक फाउंडेशन बनाई गई जो कि नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेट एंटिटी है, जो जिसका नाम है ओपन स्टैक फाउंडेशन, ठीक है। ये 2012 में बनी थी, जिसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि जो ओपन स्टैक प्रोजेक्ट है ये हमारा, हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको हम आगे फर्दर और डेवलप करेंगे। 2013 में ओरेकल ने इसको ज्वाइन किया था एज अ स्पॉन्सर। तो ओरेकल ने बोला कि मैं आपको स्पॉन्सर्स दूंगा और मैं आपको पे करूंगा और आप जो है इसको, मतलब प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करो। नासा 2015 में आप देख सकते हो कि नासा स्टिल यूजेस ओपन स्टैक प्राइवेट क्लाउड एज यूजर। मतलब ये कि अब वो मेंबर नहीं है, वो कंट्रीब्यूटर नहीं है, ना ही वो उस प्रोजेक्ट के ऑनबोर्ड मेंबर्स हैं। बेसिकली वो एक यूजर है, वो यूजर की तरह भी ओपन स्टैक को यूज करते हैं। उसके बाद 2017 आते आते ओपन स्टैक जो है वो मोर देन 500 कंपनीज ने जो है ओपन स्टैक प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया और उसके ऊपर बेस्ड वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बनाने लगे। 2020 में ओपन स्टैक की जो कम्युनिटी थी, ओपन स्टैक फाउंडेशन, उसने बोला कि अब हम अपना नाम चेंज कर रहे हैं और अब हम जो नया नाम है दैट इज ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन। तो आप अगर कहीं भी गूगल पे भी सर्च करोगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे आप अगर ओपन स्टैक कम्युनिटी के, तो आपको ये मिलेगा कि ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन। तो जो कम्युनिटी थी उसका नाम बदल के अब ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन हो गया और ये 2021 से एप्लीकेबल है। मतलब ये लास्ट ईयर अनाउंसमेंट हुआ था, बट लास्ट ईयर इन्होंने चेंज नहीं किया था, चेंज इन्होंने इस साल से किया है। तो आप
अगर देखोगे तो आपको ये अब नया नाम दिखेगा कम्युनिटी का। ठीक है, ये तो हिस्ट्री है, ज्यादा मतलब आपको इसमें इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया। अब ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि बहुत लोग ना, मैंने देखा है कि ओपन स्टैक के रिलीजेस के बारे में ना नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, मुझे भी नहीं थी बहुत टाइम पहले तक, तो ऐसा नहीं कि मैं कोई अजूबा हूँ, मैं भी आपके जैसे ही हूँ। ठीक है, अब इसको मैं आपको उस चीज को समझाना चाहता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई थी मुझे और आपको वो प्रॉब्लम फेस ना हो। ओपन स्टैक की जो साइकिल होती है, जो रिलीज साइकिल है, वो 6 मंथ्स की है। हर 6 महीने में ओपन स्टैक का एक नया वर्जन मार्केट में आता है। जो रिलीजेस होते हैं वो अल्फाबेटिकली होते हैं, ए बी सी डी करके। अभी जो है आपका एक्स वाई जेड तक जाएगा। ठीक है, आफ्टर जेड क्या होगा वो हमें नहीं पता है, क्योंकि अभी तक जेड नहीं आया है, अभी तक हम डब्ल्यू पे हैं। तो जो सबसे पहला रिलीज जो आया था ओपन स्टैक का 2010 में आया था, 21 अक्टूबर 2010 में, जिसका नाम था ऑस्टिन। ठीक है, बहुत बेसिक था। आप ये समझो कि जो आज की डेट में अगर आप ओपन स्टैक देख रहे हो, ये वैसा नहीं दिखता था, बहुत ही पहला रिलीज था। ठीक है, तो इसलिए इसको अभी आप ऑफिशियली ये नहीं कह सकते कि ये एंटरप्राइज लेवल पे इस्तेमाल करने के लिए फिट था। 16 अक्टूबर 2014 में जो ओपन स्टैक का जूनो रिलीज आया था। ठीक है, अब आप अल्फाबेटिकली देखोगे तो ABCDEFGHIJ, तो आई तक जितने भी रिलीज थे कॉमर्शियली कोई भी फिट नहीं था। जूनो जब आया था तो जूनो को फर्स्ट एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर का जो है टाइटल मिला था। मतलब ये कि आप अगर इंडस्ट्री के अंदर देखोगे तो आपको जो ओपन स्टैक मिलेगा, पुराने से पुराना रिलीज वो जूनो से ही स्टार्ट हुआ है। उससे पहले के जो रिलीजेस हैं वो कॉमर्शियली इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। फिर उसके बाद आपका पाइक आया, ये आपका सीक्वेंस है। ठीक है, तो जूनो आया, पाइक आया, क्वींस आया, रॉकी, स्टेन, ट्रेन, उसूरी, विक्टोरिया। तो लास्ट ईयर पिछले साल 2 रिलीज ओपन स्टैक के आए हैं, उसूरी एंड विक्टोरिया। उसूरी एक रिवर का नाम है, विक्टोरिया जो है वो आपको पता ही है, क्वीन का भी नाम है, जगह का भी नाम है, बहुत सारी चीजों का नाम है। तो ये जो इनका नोमेनक्लेचर का कोई फिक्स नहीं है कि ये मतलब या तो प्लेस के नाम पे रखते हैं, या तो किसी फ्लावर के नाम पे रखते हैं, या किसी चीज के नाम पे, ये किसी भी ABCD अल्फाबेटिकली रख देते हैं। ठीक है, तो अभी जो 14th रिलीज आया है, जो 14th मतलब जो अप्रैल को जो रिलीज हुआ है इसी साल, मतलब कि आपसे 2 महीने पहले, वेलाबे। वेलाबे एक जानवर होता है, मतलब एक एनिमल है जो कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पाया जाता है, आसपास के एरिया में। उसको उसके नाम के ऊपर इन्होंने ये जो है नेक्स्ट रिलीज निकाला है, वेलाबे। ये आपका लेटेस्ट रिलीज है। इंडस्ट्री के अंदर आपको जो प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, रेड हैट हो गया, आप तो आपको रेड हैट का ओपन स्टैक मिलेगा, मिरांटिस का ओपन स्टैक मिलेगा, या हो सकता है आपको कस्टमाइज्ड ओपन स्टैक मिले। वो जो सारे ओपन स्टैक्स होते हैं वो किसी न किसी एक रिलीज के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, 6 अक्टूबर इसी साल को जेना जो है वो आएगा। ठीक है, और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जितने भी ऊपर वाले प्रोडक्ट्स हैं ये सारे जो है अभी स्टिल जो है आपके क्या कहते हैं सपोर्ट के अंदर हैं। तो यहाँ पे आपके जो इससे पहले जो है, रॉकी से जो पहले के जो है, वो सारे जो है वो आउट ऑफ एंड ऑफ सपोर्ट हो चुके हैं। शायद मैंने लिखा होगा, हाँ ये लिखा है देखो, टिल न्यूटन। न्यूटन तक जितने भी आपके जो ओपन स्टैक के रिलीज हैं वो सारे एंड ऑफ लाइफ हैं। एंड ऑफ लाइफ मतलब कि ओपन स्टैक कम्युनिटी के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर्स खत्म हो चुके हैं, वो रिलीजेस खत्म हो चुके हैं, और उनका कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी उन सॉफ्टवेयर्स को अब यूज नहीं करता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, इसको आप याद कर लो कि न्यूटन से अगर कोई आपसे पूछता है कि न्यूटन से पहले क्या था, तो आप सिंपली ये देखो कि न्यूटन से पहले कोई भी ओपन स्टैक का प्रोडक्ट जो है वो इस समय आज की डेट में सपोर्ट में नहीं है। तो कोई भी इंडस्ट्री न्यूटन से पहले वाले प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करती है। ठीक है, ये थोड़ा हिस्ट्री था ओपन स्टैक और रिलीज के बारे में जो मैंने आपको बताया, इंफॉर्मेटिव सेक्शन। आपको थोड़ा मतलब हेल्प मिलेगा ओपन स्टैक को समझने के बारे में। तो कोई भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि ओपन स्टैक का रिलीज क्या होता है, तो आप प्लीज पाइक, जूनो, पाइक, क्वींस, रॉकी, स्टेन, ट्रेन, उसूरी, विक्टोरिया, वेलेवे, ये बता सकते हैं। बट आप प्लीज ये मत बोलने कि रेड हैट ओपन स्टैक 6-7, मतलब वो रेड हैट है, दैट इज रेड हैट ओपन स्टैक 6-7, और रेड हैट ओपन स्टैक 13-14। बट ओपन स्टैक 13-14 जैसा कोई चीज नहीं होता। ओपन स्टैक के जो रिलीजेस हैं वो इस तरीके से अल्फाबेटिकली होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ओपन स्टैक की सर्विसेज बताता हूँ। ये आपकी जो है मेजर सर्विसेज है। मेजर मतलब कि ये सर्विसेज आपको मिलती ही मिलती हैं जब आप ओपन स्टैक इंस्टॉल करते हो। इनमें से कुछ सर्विसेज मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो रख सकते हो, आप चाहो तो नहीं रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज मैंडेटरी नहीं होता है, ये ऑप्शनल सर्विस है। आप चाहे तो यूज कर सकते हो, आप चाहे तो यूज नहीं कर सकते हो। मैंडेटरी सर्विस आपकी होती है होराइजन, मैंडेटरी है आपका नोवा, मैंडेटरी है सेंडर, मैंडेटरी है आपका न्यूट्रॉन, ग्लैंस और कीस्टोन, ये सब मैंडेटरी है। ठीक है, बाकी सर्विसेज ऑप्शनल होती हैं। इवन एक पल को मतलब ये सारी ऑप्शनल होता है। ठीक है,
अब ये सर्विसेज मेजर क्यों है, क्योंकि जब ओपन स्टैक जब से मार्केट में आया हुआ है और जब से हम कमर्शियली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तब से ये सारे सर्विसेज हमारे सामने हैं। इनके अलावा भी ओपन स्टैक की बहुत सारी सर्विसेज है, अराउंड 40 सर्विसेज होती हैं, करीब 40 के आसपास सर्विसेज हैं जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रही हैं, ठीक है। वो भी ओपन स्टैक ऑफर करता है, बट हम जो पढ़ते हैं मतलब हम उन सर्विसेज पे ज्यादा फोकस करते हैं जिनकी हमें जरूरत पे ज्यादा जरूरत होती है अपने इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको अगर थोड़ा सा हाई लेवल पे बता देता हूँ होराइजन क्या होता है। होराइजन एक GUI होती है, जैसे कि आपको कहीं भी कुछ काम करना होता है, AWS पे भी आप काम करते हो या किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जब आप काम करते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है उसकी GUI। GUI इंपॉर्टेंट क्यों होती है, क्योंकि वहां पे ही यूजर लॉगिन करता है और लॉगिन करके वो अपने सारे काम करता है। तो ओपन स्टैक की जो अपनी GUI होती है, जिसको कि हम ओपन स्टैक में कहते हैं होराइजन, ठीक है। डैशबोर्ड GUI को ओपन स्टैक में नाम दिया गया है होराइजन। कंप्यूट सर्विस, जहां पे आप कंप्यूट VMs लॉन्च करते हो, उस सर्विस को बोलते हैं हम कंप्यूट, इसमें ओपन स्टैक में इसको नोवा बोलते हैं। ब्लॉक सर्विस, मैंने आपको ब्लॉक सर्विस, ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ठीक है, ब्लॉक स्टोरेज सर्विस, ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस और फाइल स्टोरेज सर्विस, ये तीनों सर्विस मैंने आपको पिछले सेशन में पढ़ाया था, तो आई होप आपने वो समझा होगा अच्छी तरह। आज हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। नेटवर्किंग की जो सर्विस होती है उसको ओपन स्टैक में न्यूट्रॉन कहा जाता है। ये इमेज सर्विस क्या होती है, इमेज सर्विस बेसिकली क्या होता है कि जब आपको कोई नया VM बनाना होता है, तो VM बनाने के लिए हमें सोर्स चाहिए होता है। सोर्स का मतलब जैसे कि आप नॉर्मली सर्वर पे इंस्टॉलेशन करते हो कोई भी OS की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो क्या होता है आपको चाहिए होती है DVD OS की। तो जैसे DVD से आप इंस्टॉल करते हो और आपका एक OS बन जाता है, तो वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट में क्या होता है कि अब वहां पे आपकी जो है DVD नहीं होती है, ना ही CD होती है, ना ही ISO इमेज होती है। वहां क्या होता है, वहां पे आपका होता है एक रनिंग स्नैपशॉट ऑफ द VM ऑफ द सर्वर। तो सर्वर को आप मान लो चला रहे हो, आपका रनिंग सर्वर है, और रनिंग सर्वर को आप एक स्नैपशॉट ले लो। मैं बेसिकली अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं तो सर्वर की रनिंग डिस्क, जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल्ड है। तो वो डिस्क, आप मान लो कि आपके लैपटॉप में एक डिस्क है और वो डिस्क के अंदर आपने OS डाल रखा है, और आप वो हार्ड डिस्क ले जाके किसी और सर्वर के साथ लगा दो, किसी और लैपटॉप में लगा दो, तो आपका सेम ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम डेटा जो भी आपने रखा हुआ था, सेम एप्लीकेशन, सब कुछ आपको वहां पे मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक रनिंग इमेज होती है आपके सर्वर की या लैपटॉप की। तो ऐसे ही क्या होता है, ये आपकी इमेज सर्विस होती है। तो इमेज सर्विस करता क्या है, इमेज सर्विस में क्या होता है कि आप जब कोई भी नए तरीके का VM बनाना चाहते हो, बोलो मतलब बोले तो आपको एक एप्लीकेशन का VM बनाना है, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन की जो इमेज होती है, इमेज मतलब कि उसको आपने अपने लोकल कहीं पे अपने R&D एनवायरनमेंट में, या आपके जो प्रोडक्ट की R&D है उसने उसको कहीं ना कहीं एक इमेज बनाया होगा, उस इमेज में उन्होंने उसको कस्टमाइज किया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर उन्होंने अपने यूजर्स कंपोनेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे, और वो सबको एक्सपोर्ट करके वो एक इमेज बना के आपको दे देते हैं, जो कि फॉर्मेट होता है आपका QCOW, VMDK और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो इमेज को आपको यहाँ पे लाके सेव करना होता है, और जब वो इमेज यहाँ सेव हो जाती है, तब आप उसके बाद अपना VM क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये कि आप अगर आप कहते हो कि मेरे पास एक इमेज है QCOW फॉर्मेट की, QCOW2 फॉर्मेट की एक इमेज है, तो क्या मैं उसको डायरेक्टली ले जाके VM क्रिएट कर दूं? नहीं, आप VM डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते, आपको पहले उसकी इमेज बनानी पड़ती है ओपन स्टैक के अंदर। तो जो आप इमेज बनाते हो उस सर्विस को ओपन स्टैक में कहते हैं ग्लैंस। तो ग्लैंस वो सर्विस होती है जो आपको इमेज सर्विस ऑफर करती है। फिर नेक्स्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस। ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस को ओपन स्टैक में नाम दिया गया है स्विफ्ट। ऑब्जेक्ट स्टोरेज वही है जो मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज में क्या होता है, जब आपको बड़ा सा स्टोरेज रखना होता है जिसके अंदर आपका जो डेटा होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के डेटा, डिफरेंट डेटा जो है वो अलग अलग तरीके से सेव होते हैं, और उनके ऊपर एक मेटा डेटा होता है जिससे कि आप उसको कभी भी कॉल कर सकते हो। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया था। देन एक सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस होती है ओपन स्टैक के अंदर, जिसका नाम होता है आइडेंटिटी सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे एनवायरनमेंट के अंदर आपको कौन, किस यूजर को क्या एक्सेस दिया जाएगा, या किस किस यूजर को किस किस कंपोनेंट्स का एक्सेस है, या कौन सी सर्विस किस सर्विस के साथ बात करेगी, ये सब कुछ जो है आइडेंटिटी सर्विस जी ही डिसाइड करता है। मतलब कि जो आइडेंटिटी सर्विस होता है वो ओपन स्टैक आर्किटेक्चर के अंदर इंटर जो कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में जो बात करते हैं उनके कम्युनिकेशन को वो ऑथराइज करता है कि ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के साथ बात कर सकता है। जैसे मान लो आपने एक वॉल्यूम क्रिएट किया है और उस वॉल्यूम को आपने एक प्रोजेक्ट के साथ मैप किया हुआ है, तो उस प्रोजेक्ट के ही लोग सिर्फ उस वॉल्यूम को देख सकते हैं, कोई और उसे नहीं देख सकता। बट ये कैसे पॉसिबल होगा? इट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी सर्विस।
और इसके साथ जो आपके यूजर्स हैं जो आपके लॉगिन करेंगे, वीएम क्रिएट करेंगे, तो जब वो यूजर लॉगिन करेंगे तो उनको एक रेस्ट्रिक्शन दिया जाता है कि आपको ये सिर्फ वीएम्स दिखाई देंगी या आप सिर्फ इस इमेजेस को देख सकते हो। मतलब ये कि यूजर को रेस्ट्रिक्ट करना, तो उसकी जो आइडेंटिटी को मैनेज करने का काम जो है वो कीस्टोन करता है। तो ये बेसिकली हमारे 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 मेजर सर्विसेज ओपन स्टैक के अंदर जो आपको मिलते ही मिलते हैं। मतलब ये आप जनरली इंस्टॉल करते हो बाय डिफॉल्ट। ऑब्जेक्ट स्टोरेज को आप स्किप कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपको अलग से स्टोरेज नहीं चाहिए, तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज नहीं चाहिए तो ठीक है। तो ये मेजर सर्विसेज हैं ओपन स्टैक की। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकता है अभी, क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो काफी डिटेल्ड है, तो हो सकता है एंड तक आप लोग अपने क्वेश्चंस को ना संभाल पाओ। तो आज हम क्वेश्चन एंड आंसर को साथ के साथ लेके चलेंगे, ठीक है। जिसको भी डाउट है वो अभी पूछ सकता है मुझसे। तो आई एम होपिंग कि कोई किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होगा, नहीं पूछना? चलो ठीक है, अभी तो स्टार्टिंग है तो हो सकता है कि शायद आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए। अभी हमारा सेशन बहुत लेंदी है, ठीक है। तो अभी आप नेक्स्ट वीक भी पूछ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ओपन स्टैक का लेटेस्ट डायग्राम है, ठीक है। ये लेटेस्ट डायग्राम है। इसके अंदर ओपन स्टैक की मेजोरिटी ऑफ सारी सर्विसेज लिखी हुई हैं जो कि ओपन स्टैक आज की डेट में ऑफर करता है। ये सर्विसेज आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट्स में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये मेजोरिटी ऑफ सर्विसेज हैं जो ओपन स्टैक ओपन आर्किटेक्चर खुद ऑफर करता है, ठीक है। हो सकता है धीरे धीरे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने आप को अडॉप्ट कर लें, ठीक है। तो बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, होराइजन, ठीक है, वेब फ्रंट। और उसके बाद क्या कहते हैं, आपका EC2 API होता है। EC2 API बेसिकली क्या होता है कि आपका जो इंटरेक्शन होता है Amazon AWS के साथ, तो AWS के साथ इंटरेक्ट करने के लिए भी आप जो EC2 की जो APIs होती हैं उसकी हेल्प से भी आप जो है क्या कहते हैं ओपन स्टैक के रिसोर्सेज को कॉल कर सकते हो। तो दो फ्रंट एंड बनाए गए हैं, एक वेब फ्रंट एंड है और एक आपका API प्रॉक्सी है। अब बात करते हैं मेजर कंपोनेंट की। मेजर कंपोनेंट है आपका कंप्यूट। तो कंप्यूट एक ऐसा सेक्शन होता है जहां पे आपकी जो वीएम्स होती हैं, ठीक है, सारी जो मेजर जो कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं वो होती हैं। तो आपने अभी तक वीएम के बारे में सुना था कि ओपन स्टैक वीएम सर्विस प्रोवाइड करता है जो कि नोवा होती है, ठीक है। इसके साथ साथ ओपन स्टैक एक और सर्विस प्रोवाइड करता है, कंटेनर सर्विस, जिसको बोलते हैं जून, ठीक है। तो ये ZUN जून जो है आपका, ये आपका कंटेनर सर्विस है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा सारा सेशन खत्म हो जाएगा। तो मैं एक या दो लाइन आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। स्टोरेज के लिए 3 सर्विसेज होती हैं। स्टोरेज के लिए होता है आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो कि स्विफ्ट देता है, ब्लॉक स्टोरेज जो कि सेंडर देता है, और फाइल स्टोरेज जो कि मनीला देता है। ओपन स्टैक में एक सर्विस होती है जिसका नाम होता है मनीला, ये आपको फाइल सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद नेटवर्किंग की मैं बात करूं तो नेटवर्किंग में देखो, मैंने आपको बताया था कि नेटवर्किंग के अंदर न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या करता है, आपको नेटवर्क देता है, ठीक है, सर्विस डिलीवरी नेटवर्क। इसके बाद एक और कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है ओक्टाविया। ओक्टाविया क्या करता है, लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड करता है। तो आपको ओपन स्टैक जो है लोड बैलेंसर की भी सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ओक्टाविया। देन आपका आता है डीएनएस। ओपन स्टैक आपको डीएनएस की सर्विस भी प्रोवाइड करता है जिसका नाम होता है डेजिग्नेट। डेजिग्नेट सर्विस होती है जो कि डीएनएस सर्विस प्रोवाइड करती है। अब हार्डवेयर लाइफ साइकिल से रिलेटेड दो सर्विसेज हैं ओपन स्टैक के अंदर। बेयर मेटल की प्रोविजनिंग के लिए आयरोनिक सर्विस का इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें आप बेयर मेटल ऑफर करते हो एज अ, नॉट एज अ वर्चुअल मशीन बल्कि एज अ बेयर मेटल सर्विस, ठीक है। पर ये जो हार्डवेयर लाइफ साइकिल है ना, ये जो सेम सर्विस है इसका इस्तेमाल किया जाता है ओपन स्टैक के नीचे के जो बॉटम हार्डवेयर होते हैं। अब क्या होता है कि ओपन स्टैक में बहुत सारे सर्वर्स होंगे, फिजिकल सर्वर्स। तो उन फिजिकल सर्वर्स की लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए कोई नया कंप्यूट आपने ऐड किया या आपने कोई एग्जिस्टिंग कंप्यूट को टर्मिनेट किया, रिमूव किया, तो ये सारे काम जो आप करते हो वो करते हो विद द हेल्प ऑफ आयरोनिक सर्विस। साइब्रोक भी एक सर्विस होती है जो एक्सेलेटर के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, ठीक है, तो इस पर मैं ज्यादा नहीं डिटेल में बात कर पाऊंगा। आइडेंटिटी देखो, शेयर्ड सर्विसेज में होता है आपका आइडेंटिटी कीस्टोन। कीस्टोन सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पूरे आर्किटेक्चर के अंदर कौन एक्सेस करेगा, कैसे एक्सेस करेगा, ये सब कुछ कीस्टोन डिसाइड करता है। सब कुछ जो होता है वो कीस्टोन डिसाइड करता है। फिर एक होता है आपकी शेड्यूलिंग सर्विस। शेड्यूलिंग सर्विस होती है बेसिकली प्लेसमेंट।
प्लेसमेंट देखो वो करता कुछ नहीं है बेसिकली। आपने अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में सुना होगा तो ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम करता है कि कौन सी वीएम कहाँ लॉन्च हुई है, कौन सा हार्डवेयर पे लॉन्च हुई है, क्या स्टोरेज यूज हो रहा है, क्या नेटवर्क यूज हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो स्टोर करता है। इमेज के लिए ग्लैंस होता है, और ये सीक्रेट्स बेसिकली कीज वगैरह जो स्टोर की जाती हैं उसके लिए बारबीकन कंपोनेंट होता है ओपन स्टैक के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको मेजर सर्विसेज बताई है। अब इसके अलावा साथ में आपको राइट हैंड साइड में दिख रहे हैं ऑपरेशनल टूल्स। अब ऑपरेशनल टूल्स देखो क्या होते हैं। ऑपरेशनल टूल्स बेसिकली होते हैं कि आप जो ये प्लेटफॉर्म चला रहे हो, इस प्लेटफॉर्म पे आपको अगर मेजरमेंट करना है, मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। मॉनिटरिंग के लिए आप सीलोमीटर इस्तेमाल करते हो, मोनास्का और पैंको, ये सारे सर्विसेज मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। रिसोर्सेज की ऑप्टिमाइजेशन के लिए वॉचर और वाइटराइज सर्विस होती है। बिलिंग के लिए एडजेंटेंट होता है, क्लाउड किटी होता है। टेस्टिंग करनी होती है तो टेम्पेस्ट और पेट्रोले रैली, ये सारे बेंचमार्किंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। अब अगर आप मान लो कि ओपन स्टैक के साथ बात करना चाहते हो, ठीक है, ओपन स्टैक के साथ अगर कोई बाहर से बात करना चाहता है, इस प्रोडक्ट के साथ कोई इंटरेक्ट करना चाहता है, तो दो तरीका होता है। एक तो होता है सीएलआई के थ्रू। तो सीएलआई में क्या होता है, ओपन स्टैक क्लाइंट बोलते हैं इसको बेसिकली। ओपन स्टैक क्लाइंट का मतलब ये होता है कि आप बाहर से लिखोगे ओपन स्टैक सर्वर क्रिएट, ओपन स्टैक इमेज लिस्ट, ओपन स्टैक मतलब नेटवर्क लिस्ट, ओपन स्टैक आप बोल सकते हो जैसे कि फ्लेवर लिस्ट कर दो, ओपन स्टैक सिक्योरिटी ग्रुप कर दो। तो जो भी आप ऑपरेशन करते हो ओपन स्टैक के ऊपर, कमांड्स जो चलाते हो बेसिकली, जैसे कहते हैं कमांड्स, तो वो कमांड्स आपकी जो है वो सीएलआई के थ्रू आती हैं। तो ये होता है सीएलआई क्लाइंट। एक होता है आपका पाइथन एसडीके। मतलब ये कि आपको अगर ओपन स्टैक पे कोई वीएम क्रिएट करनी है और आप चाहते हो कि यार मैं ये कमांड नहीं चलाना चाहता, मैं बेसिकली पाइथन बेस्ड कोई स्क्रिप्ट बनाना चाहता हूँ या कोई टूल बनाना चाहता हूँ, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो पाइथन एसडीके के साथ। तो ओपन स्टैक की जो एपीआई होती है वो पाइथन एसडीके होती है, इसके हेल्प से आप इसमें कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेजर सर्विसेज हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो लाइफ साइकिल मैनेजमेंट लिखा हुआ है। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोला, एंसिबल, ओपन स्टैक चार्म, ट्रिपल ओ, बाइफ्रोस्ट, कैयूबे, ओपन स्टैक हेल्म, ओपन स्टैक एंसिबल, ओपन स्टैक शेफ। ये सारे डिप्लॉयमेंट के तरीके हैं। मतलब ये कि अगर आपको ओपन स्टैक डिप्लॉय करना है तो ये उसके तरीके हैं। मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा आगे के सेशंस में। आज नहीं बताऊंगा, मैं आपको आगे के सेशन में बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट डायग्राम है जो जिसके ऊपर ही हम सब कुछ पढ़ाई करते हैं। तो आप अगर ओपन स्टैक में पढ़ना चाहते हो, एडवांस लेवल, हाई एडवांस लेवल या मीडियम लेवल या किसी भी लेवल पे, तो आपकी जो सारी जो स्टडी है ओपन स्टैक की वो इन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है। यही कंपोनेंट्स को आप पढ़ोगे, चाहे आप जितना डीपर डाइव करके पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं इतना डीपर में नहीं जाऊंगा बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि अभी आप लोग अभी स्टार्टिंग में ओपन स्टैक सीख रहे हो, तो इतने ज्यादा डीपर में जाके हम सेशन को लेंदी करेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा अच्छी तरह। तो आप हम पहले बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, ये थोड़ा थोड़ा हर एक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। जब आप इन कंपोनेंट्स को कंफर्टेबली समझ जाओगे देन फिर हम आगे और डीपर डाइव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट की। तो ओपन स्टैक को डिप्लॉय करने के लिए हार्डवेयर कितने चाहिए, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोगों से जब पूछा जाता है कि ओपन स्टैक को डिप्लॉय कैसे करते हैं या ओपन स्टैक को डिप्लॉय करने के लिए कितने हार्डवेयर चाहिए, तो उनको इसका आइडिया नहीं होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम हार्डवेयर की पढ़ाई करते हैं पहले। ओपन स्टैक को चलाने के लिए हमें जो है 4 तरीके के नोड होते हैं, ठीक है, 4 तरीके के नोड। नीचे के जो 2 नोड है वो ऑप्शनल है, पहले जो 2 नोड है वो मैंडेटरी है, ठीक है। मैंडेटरी मतलब पहले 2 नोड के बिना आप अपना ओपन स्टैक डिप्लॉय ना करो। प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, टेस्ट बेड तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। मैं कॉमर्शियल की बात कर रहा हूँ। तो कॉमर्शियल को डिप्लॉय करने के लिए आपको 2 नोड तो चाहिए ही चाहिए। ये जो 2 नोड है ये ऑप्शनल है। आपको लगता है कि आपको बहुत बड़ा ज्यादा स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, तो आप ब्लॉक स्टोरेज और ऑब्जेक्ट स्टोरेज को आप अलग से लगा सकते हो। अदरवाइज आपको लगता है कि नहीं मुझे ज्यादा स्टोरेज नहीं चाहिए, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बट माय रिकमेंडेशन कि अगर आप एक क्लाउड प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हो वीएनएफ्स के लिए आप अपने एप्लीकेशन ओनर्स को, तो इन दैट केस आपको नहीं पता कि आपका जो एनएफ ओनर है वो कितना स्पेस आपसे मांगे और किस तरीके का स्पेस मांगे, तो इन दैट केस आपको ये दोनों भी रखना ही पड़ेगा। कंट्रोलर जो नोड होती है, कंट्रोलर नोड बेसिकली क्या करता है, कंट्रोलर नोड जो होता है वो पूरे आर्किटेक्चर को कंट्रोल करता है। मतलब कि जो आप जो कंप्लीट ओपन स्टैक डिप्लॉय करोगे कॉमर्शियली, उन सबको वो पूरा कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो उसको रिजॉल्व करता है। कंप्यूट नोड क्या होती है, कंप्यूट नोड बेसिकली वो नोड होती है जहां पे आपकी वर्चुअल मशीन चलती है। मतलब ये कि जब आप वीएम क्रिएट करते हो, ठीक है, तो वो वीएम जो है आपकी कंप्यूट नोड पे जाके लॉन्च होती है, कंप्यूट नोड पे।
तो अगर कंट्रोलर मुझे इंस्टॉल करना है तो मुझे कितना स्पेसिफिकेशन चाहिए, कितना मिनिमम हार्डवेयर चाहिए। तो अगर आपको कंट्रोलर चलाना है तो आपको 1 से 2 सीपीयू में काम चल जाएगा। और ये फिजिकल है, वर्चुअल नहीं है, पहले बता दूं मैं आपको। ये फिजिकल नोड है, फिजिकल सर्वर। कंट्रोलर भी फिजिकल होता है, कंप्यूटर भी फिजिकल होता है। इसके ऊपर वीएम्स जो लॉन्च होती हैं वो वर्चुअल होती हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम 2 सीपीयू चाहिए होता है कंट्रोलर को खुद को फंक्शन करने के लिए, ठीक है। तो 2 सीपीयू के साथ आप एक कंट्रोलर बना सकते हो। 8 जीबी की आप रैम रख सकते हो, 100 जीबी का स्टोरेज और 2 निक पोर्ट। निक पोर्ट मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। तो ये 4 जो पॉइंट्स हैं, इसके साथ आप अपना एक कंट्रोलर बना सकते हो। कंप्यूट बनाने के लिए आपको कम से कम 4 सीपीयू चाहिए। और ये प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो 2 4 प्लस। प्लस का मतलब ये है कि आपके जो सीपीयू है इससे ज्यादा होने चाहिए। ये जो 4 सीपीयू है ये तो सिर्फ कंप्यूट को खुद को चाहिए, एज अ कंप्यूट काम करने के लिए। इसके ऊपर आप वीएम भी क्रिएट करोगे, राइट, आप वर्चुअल मशीन बनाओगे और भी बहुत सारी चीजें करोगे। तो वो सारी चीजों के लिए भी तो आपको सीपीयू चाहिए ना, तो इसलिए ये 4 प्लस जाता है। रैम जो होता है वो 8 प्लस होता है, मतलब मिनिमम 8 जीबी रैम तो सिर्फ कंप्यूट खाएगा, जो कंप्यूट चलेगा वो। उसके ऊपर की जो रैम्स होंगी वो आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगी आपके वीएम्स को। 100 जीबी का स्टोरेज होना चाहिए कंप्यूट के पास, 100 जीबी का स्टोरेज होना चाहिए, 2 निक के पोर्ट होने चाहिए। अब आप अगर ब्लॉक स्टोरेज नोड बना रहे हो, ठीक है, ब्लॉक स्टोरेज मैंने आपको बताया था, ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है, जिसमें आपको हार्ड डिस्क एज इट इज मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम के फॉर्म में मिलती है। तो ये आपको क्या करता है, वॉल्यूम प्रोवाइड करता है आपके वीएम्स को। तो इस स्टोरेज नोड को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 2 सीपीयू चाहिए, 1 से 2 सीपीयू चाहिए, 4 जीबी की रैम चाहिए, 100 जीबी का स्टोरेज होना चाहिए। 100 प्लस, 100 प्लस लिखा है यहाँ पे। 100 प्लस का मतलब क्या होता है कि आपका मिनिमम 100 होना चाहिए, इसके ऊपर ही जाएगा, मतलब इससे कम नहीं हो सकता है। और एक निक पोर्ट होता है। एक निक पोर्ट क्यों होता है, क्योंकि ये जो बनेगा ये बेसिकली ब्लॉक स्टोरेज बनेगा विद द हेल्प ऑफ सेफ स्टोरेज, जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, सेफ स्टोरेज। तो जो सेफ सॉफ्टवेयर है वो जब चलेगा तो वो क्या करेगा, वो इस निक की हेल्प से इन कंप्यूटर्स के ऊपर अपने स्टोरेज को एक्सपोज करेगा और इन वीएम्स को आपको स्टोरेज मिलेगा। ऐसे ही ऑब्जेक्ट स्टोरेज नोड 1 एंड ऑब्जेक्ट स्टोरेज नोड 2। ऑब्जेक्ट स्टोरेज जनरली बहुत बड़ा स्टोरेज होता है, ठीक है। डेटा जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के जो डेटा है वो एक साथ, मतलब सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, जो फॉर्मेट्स होते हैं सेम टाइप के डेटा को एक जगह रखा जाता है। डिफरेंट डेटा को डिफरेंट उसमें रखा जाता है, कैटेगरी आप कह सकते हो, कैटेगराइज करके। और उनके ऊपर एक मेटा डेटा होता है। और आपको जब कभी भी डेटा की जरूरत होती है तो आप क्या करते हो, आप यहाँ से डेटा मेटा डेटा को कॉल करोगे इस कंप्यूट से, और आपको सीधा वो ऑब्जेक्ट स्टोरेज से डेटा मिल जाएगा, जो भी आपको डेटा चाहिए। तो ये जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है आपका गूगल ड्राइव, ऑफिस 365, जिसके ऊपर आप मतलब वन ड्राइव कह लो, नॉट एग्जैक्टली ऑफिस 365, क्योंकि उसमें तो एप्लीकेशंस भी आते हैं। स्टोरेज की बात कर रहा हूँ, तो वन ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया। तो वो ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिसमें आपको ये नहीं पता होता है कि आपका जो एक्चुअली जो स्टोरेज पे जो डेटा है वो कैसे सेव हो रहा है, कहाँ सेव हो रहा है, किस ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो ये 4 तरीके के नोड्स होते हैं जो कि आपको ओपन स्टैक के डिप्लॉयमेंट में चाहिए होते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही हो। अगर किसी को लग रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे अभी रोक ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है मुझसे। नहीं, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? नो क्वेश्चन। चलो ठीक कृष्णा, है। पीछे की स्लाइड पे जाना भाई एक बार। हम्म। यहाँ पे ये जो EC2 API है ना, ये तो अमेजन से जो बात करते हैं, तो सेम प्लेटफॉर्म पे हम लोग दोनों डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एक IaaS हो गया, अमेजन वाला वो भी IaaS हो गया, तो देखो दोनों हाइब्रिड हो गया ना। ये क्या कहता है ना कि आप अपने ओपन स्टैक को Amazon के EC2 API के साथ भी मतलब जोड़ के, बात और करने के लिए। एक ही जगह से आप अपना इस ओपन स्टैक को भी यूज कर सकते हो वीएम लॉन्चिंग के लिए। मतलब आप मानो कि जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि आपका एक कस्टमर है, उसके पास AWS भी है और उसके पास ओपन स्टैक भी है, ठीक है। अब वो ओपन स्टैक और AWS दोनों को यूज कर रहा है। तो अब जब वो यूज कर रहा है फ्रंट एंड, मान लो उसने कोई टूल बना रखा है, कोई ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट का उसने कोई टूल बना रखा है। तो जो टूल है वो कैसे डिसाइड करेगा, या मान लो उसको लॉन्च करना है यहाँ पे, तो वो इसके थ्रू कम्युनिकेट करके यहाँ इसको भी रिसोर्सेज को यूज कर सकता है, और आप यहाँ से EC2 से भी बात कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक इंटरेक्शन टूल है, प्रॉक्सी है, ये बेसिकली प्रॉक्सी है ये Amazon की। जैसे क्या होता है, Amazon जो लोग डेवलपमेंट करते हैं ना आज के टाइम में, ज्यादातर जो टूल्स है ना, जितने भी मार्केट में टूल्स चल रहे हैं जो भी ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट के, वो सारे के सारे जो है ना वो Amazon
के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। अब Amazon पे बेस्ड कोई टूल कस्टमर के पास है, अब कस्टमर कहता है कि यार मेरे पास तो टूल है बट मैं उसको ओपन स्टैक में कैसे इस्तेमाल करूं। ओपन स्टैक तो तुम वो समझेगा ही नहीं जो Amazon की कमांड समझती हैं। तो ये प्रॉक्सी का काम करता है। तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि मैं तो Amazon ही हूँ तुम्हारे लिए। तो जो टूल होगा ना उसको लगेगा कि वो Amazon से बात कर रहा है और वो यहाँ पे वीएम लॉन्च कर सकता है। ये प्रॉक्सी का काम करता है बेसिकली, ठीक है। तो एडिशनल फीचर है ये बेसिकली एक ओपन स्टैक का, अच्छा। ठीक है। और क्वेश्चन किसी को पूछना है? नहीं, नहीं पूछना तो चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक और बड़ा डायग्राम। ये बेसिकली सर्विसेज। कृष्णा एक क्वेश्चन है यार, सॉरी, हाँ हाँ पिछले वाले पे वो पिछले, हाँ इसमें यार जैसे एक निक दिया है और किसी में दो निक दिए हैं, हाँ ठीक है, हाँ। तो उसका क्या रीजन है? जैसे जैसे ट्रैफिक व्हीलन और वो होता है अपना ONM, ठीक है, तो नॉर्मली दो निक लेते हैं, उसके लिए दो इंटरफेस होते हैं, इसमें हम्म। एक एक निक लेने का क्या रीजन है? देखो मैं बताता हूँ। ये जो है ये तो है कंट्रोलर नोड, ठीक है। कंट्रोलर और कंप्यूट, कंट्रोलर और कंप्यूट सबसे मेजर आपके कंपोनेंट हैं, ठीक है, मेन नोड है जो आपके ओपन स्टैक में होता है। कंट्रोलर क्या करता है, आपका कंट्रोलर आपका जो है कंट्रोल करता है आर्किटेक्चर को। इसके लिए यहाँ पे दो निक जो दिए गए हैं बेसिकली रिडंडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए जाते हैं। मतलब ये कि आपका जो दो केबल्स हैं वो एक अगर जाती है और वो दो स्विचेस पे जाती है, मतलब कि एक केबल जो है वो आपकी स्विच 1 पे जाएगी, एक केबल आपकी स्विच 2 पे जाएगी। अब रिडंडेंसी होती है। और जो आप बात करते हो टेनेंट नेटवर्क और प्रोवाइडर नेटवर्क, ठीक है। टेनेंट नेटवर्क जो कि आपकी वीएम्स का ट्रैफिक होता है, और जो आपका जो खुद का जो ट्रैफिक होता है जिसमें आप अपने कंपोनेंट से इंटरनली इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, वो आपके वीलैंस होते हैं, बेसिकली वर्चुअल लैंस होते हैं। तो वो इन दोनों के ऊपर जो वीलैंस चलती हैं, मतलब ये प्राइमरी फिजिकल, सेकेंडरी फिजिकल, और इन दोनों के ऊपर क्या है, आपका वीलैंस चल रही है। तो वीलैंस क्या है, दोनों के ऊपर चल रही है, मतलब दोनों को मिला के चल रही है। तो फिजिकली अगर एक केबल कट जाती है तो भी आपकी वीलैन चलती रहेगी। अब वो वीलैन के बेसिस पे सेग्रीगेशन करता है कि ये आपका टेनेंट का नेटवर्क है या आपका एडमिन का नेटवर्क है। अब बात आती है कि यहाँ पे दो है और यहाँ एक क्यों है। तो देखो दो यहाँ पे ये क्या है, ये मिनिमम रिकमेंडेशन है कि आपको दो निक होनी चाहिए। आप चाहे तो इसके ऊपर दो से ज्यादा भी निक रख सकते हो बट ये मिनिमम रिकमेंडेशन है। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ एक क्यों है, तो ये देखो ये क्या है, ये स्टोरेज नोड। अब स्टोरेज नोड क्या करता है, स्टोरेज नोड बेसिकली नेटवर्किंग का काम नहीं करता है, ठीक है। स्टोरेज नोड आपका नेटवर्क स्टोरेज प्रोवाइड करता है। तो जो वो स्टोरेज प्रोवाइड करता है ना, तो वो स्टोरेज कहाँ लेके जाता है, वो स्टोरेज जो है आपका यहाँ से जो है वो कनेक्टेड होता है इस कंप्यूट के साथ, ठीक है। ये इस कंप्यूट के साथ कनेक्ट करेगा, ये इधर कंप्यूट करेगा, कनेक्ट करेगा। तो ये जो होता है ये एक ही रखा गया क्योंकि आप एक मिनिमम है, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है कि एक ही रखा जाता है। आपको रिडंडेंसी चाहिए तो आप इसको दो कर सकते हो, आप इसको तीन भी कर सकते हो, आपको जितनी हाई अवेलेबिलिटी बनानी हो आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। बट ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन है कि आपको एक से आप अपना अचीव कर सकते हो। अब अचीव क्या करोगे, ये जो केबल है आपकी ये जो है ये कनेक्टेड होगी इनके साथ, कंप्यूटर्स के साथ। तो जब ये कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट होगा तो क्या होगा कि ये आपका जो स्टोरेज है वो एक्सपोज करेगा ओवर दिस ईथरनेट केबल। और ये ईथरनेट केबल से स्टोरेज को एक्सपोज करेगा सारे कंप्यूटर्स के साथ, सारे कंप्यूटर्स के साथ एक्सपोज करेगा। तो आपका क्या कहते हैं कि जो स्टोरेज है वो इन सारी नोड्स में दिखेगा। कंप्यूट 1 मान लो आपने 10 कंप्यूट लगाया हुआ है तो 10 की 10 में दिखेगा। बट यहाँ एक रखने का मेन रीजन ये है कि आपका ये मिनिमम है, मतलब ये कि आपको एक तो चाहिए ही चाहिए। आप इससे, और ये जो इस्तेमाल है ये इसलिए नहीं होता मैनेजमेंट के लिए कि आपको स्टोरेज पे लॉगिन करना है। आपको अगर स्टोरेज पे लॉगिन करना है, आपको कोई एडमिनिस्ट्रेशन टास्क करना है, तो उसके लिए आप अपना अलग कंसोल पोर्ट बना सकते हो। ये आपका ट्रैफिक पोर्ट है और ट्रैफिक क्या है, स्टोरेज, और वो जाता है आपके कंप्यूटर्स पे। और कंट्रोलर भी जो है इसको कनेक्ट करता है, क्यों, क्योंकि कंट्रोलर भी स्टोरेज की जो है मैनेजमेंट सर्विसेज जो होती हैं वो कंट्रोलर पे चलती हैं, और स्टोरेज की जो एक्चुअल सर्विस होती है वो कंप्यूटर पे चलती हैं। तो ये जो सारा कम्युनिकेशन है वो वाया इसी निक कार्ड के थ्रू होता है। बट ये मिनिमम है, आप एक मिनिमम से शुरू करते हो, आप इसको दो तीन कितना भी लगा सकते हो, ठीक है, जितना आपको हाईली रिडंडेंट नेटवर्क बनाना है। अगर आप एक लगाओगे तो आपका हो सकता है कि अगर आपकी केबल कट जाए तो आपका स्टोरेज का एक्सेस बंद हो जाएगा। यस दिस इज राइट, आपका एक से जो है वो केबल कट सकती है। तो आपको अगर रिडंडेंसी चाहिए तो आप इसको दो कर सकते हो। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। जी जी, थैंक यू। ठीक है। तो ये है हमारे मेजर सर्विसेज जो कि ओपन स्टैक के अंदर चलते हैं। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट में डिवाइड करने के पीछे रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप एक क्लाउड का नेटवर्क बनाते हो, ठीक है, तो क्लाउड का जब आप नेटवर्क पूरा का पूरा जब एक प्लेटफॉर्म बनाते हो तो वो दो तरीके का प्लेटफॉर्म बन सकता है, प्राइवेट और पब्लिक नहीं।
ये दूसरा है। नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि एक होता है प्रोवाइडर नेटवर्क और एक होता है सेल्फ सर्विस नेटवर्क। प्रोवाइडर और सेल्फ सर्विस ही इन दोनों डायग्राम्स के बीच में डिफरेंस है। प्रोवाइडर नेटवर्क का मतलब क्या है कि आपको जो पीछे से जो वीलैंस आ रही है ना, वीलैंस बन के आ रही है, मतलब ये कि जो आपके जो बाहर के जो स्विचेस हैं, जो नेटवर्क के जो स्विचेस हैं, वो ही वीलैंस बना के दे रहे हैं। मतलब आप सिर्फ उसको यूज कर रहे हो, कंज्यूमर हो आप बेसिकली। तो आप यहाँ पे आप नेटवर्क नहीं बना रहे हो, आप उन बाहर के नेटवर्क को एज इट इज यूज कर रहे हो इंटरनली। तो आपको ये वाला डायग्राम एप्लीकेबल है। अगर आपका ये होता है कि नहीं, आपको नेटवर्क भी खुद ही बनाना है, मतलब वीलैंस भी आप खुद बनाओगे और वीलेंस बना के और उसके बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो उस केस में आपका एक कंपोनेंट ऐड हो जाता है और वो कंपोनेंट का नाम है आपका नेटवर्किंग L3 एजेंट। तो ये आपको इस डायग्राम में दिख रहा है नेटवर्किंग L3 एजेंट, आपको ये यहाँ पे नहीं दिखेगा। इसके अलावा सारी सर्विसेज सेम है दोनों डायग्राम में। तो ये दोनों डायग्राम देख के कंफ्यूज नहीं होना, किसी एक डायग्राम को पकड़ लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड वाले को। तो लेफ्ट साइड वाले को मैंने अगर जब पकड़ा है तो यहाँ पे आप देखो कंट्रोलर नोड, कंप्यूट नोड, ब्लॉक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज। मैंने आपको बताया था 4 तरीके की नोड होती हैं। ये दोनों जो डॉटेड लाइन से ऑप्शनल है, आप लगाओ ना लगाओ ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो कि ऑप्शनल हैं, जिनको आप जरूरी नहीं कि आप इंस्टॉल करो, आपकी टोटल रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। तो कंट्रोलर नोड पे देखो क्या क्या सर्विसेज चलती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझसे पिछले सेशन में जब मैंने फर्स्ट टाइम ओपन स्टैक दिया था तो मुझसे किसी ने पूछा था कि ओपन स्टैक में कंट्रोलर पे कंप्यूट पे क्या क्या सर्विसेज चलती हैं, ये हम समझना चाहते हैं डिटेल में, ठीक है। तो उस टाइम मैंने कहा था कि जब हम नेक्स्ट सेशन करेंगे तो हम इस चीज को इंक्लूड करेंगे। तो मैं आज के सेशन में एडवांस एंड बिगिनर दोनों लेवल को कंबाइन करके चल रहा हूँ। तो डेटाबेस की सर्विस होती है आपके कंट्रोलर के ऊपर, एसक्यूएल डेटाबेस होता है। आप नो एसक्यूएल डेटाबेस भी बना सकते हो, ओपन स्टैक दोनों सपोर्ट करता है, एसक्यूएल भी करता है, नो एसक्यूएल भी करता है, ठीक है। डेटाबेस का काम क्या होता है, डेटाबेस बेसिकली जो आपके कंप्यूट्स होंगे उनके सारे हिसाब किताब रखेगा, ठीक है। नेटवर्क जो क्रिएट करोगे, जो आपके यूजर अकाउंट्स बनेंगे, जो आपके क्या कहते हैं इमेजेस सेव होंगी, तो ये सारे जो भी मतलब उस तरीके के सारे काम करेगा। नो एसक्यूएल डेटाबेस भी बना सकते हो आप। एसक्यूएल और नो एसक्यूएल के बीच में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस होता है। ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस है, ये नो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस है। मतलब ये कि यहाँ पे जो टेबल है वो फिक्स होती है, कि टेबल में आपने जो भी पैरामीटर्स हैं आपके फिक्स होते हैं, बस आपको वैल्यू आती है कि हाँ ये आपके फिक्स। अगर आपकी कोई भी डेटाबेस में कोई भी एंट्री ऐसी आ गई जो कि उस टेबल से आउट ऑफ रेंज है, तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है, एरर दे देता है। नो एसक्यूएल जो होता है वो एक एडेप्टिव डेटाबेस होता है, जो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। आप बोलते हो कि यार मेरे को ये नहीं पता कि मेरा जो टेबल है उसमें टेबल में हो सकता है कि कुछ एंट्रीज ज्यादा भी आए, कुछ एंट्रीज कम भी आए। मतलब ये कि आप वेरिएबल डेटाबेस बनाते हो, तो उस केस में आपको नो एसक्यूएल डेटाबेस चाहिए होता है। तो ये दोनों तरीके के डेटाबेस सपोर्टेड हैं। फिर बात करते हैं मैसेजिंग क्यू। मैसेजिंग क्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैसेजिंग क्यू एक ऐसा हब होता है जहां पे सारी सर्विसेज एक दूसरे से बात करती हैं। मतलब ये कि सिंडर हो गया, स्विफ्ट हो गया, आपका क्या कहते हैं नोवा हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, वो सब आपस में जब वो एक्सचेंज करते हैं मैसेजेस, नोवा जो है वो जो न्यूट्रॉन से बात करेगा, तो वो वाया हब जाता है। और हब जो होता है वो आपका मैसेज क्यू होता है। तो क्यू जो होता है बेसिकली क्या करता है, मैसेज को पास करता है एक सर्विस से दूसरी सर्विस की तरफ। नेटवर्क टाइम सर्विस, तो ओपन स्टैक क्या करता है, अभी ओपन स्टैक पे तो बहुत सारी वीएम्स लॉन्च होंगी, थाउजेंड ऑफ वीएम्स लॉन्च होती हैं, तो उनको टाइम सर्विस प्रोवाइड करता है। आइडेंटिटी जैसा मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी कीस्टोन, कीस्टोन जो सर्विस होती है वो आपकी हमेशा कंट्रोलर पे चलती है। क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल मैनेज करता है ना, कि कौन सा यूजर लॉगिन कर रहा है, उस यूजर को क्या क्या परमिशन है, वो क्या क्या वीएम्स देख सकता है, क्या क्या वीएम्स क्रिएट कर सकता है, कौन से वॉल्यूम्स क्रिएट कर सकता है, क्या क्या सर्विसेज का उसको एक्सेस दिया गया है, ठीक है। उसके साथ दूसरा जो पर्सपेक्टिव क्या होता है, दूसरा पर्सपेक्टिव होता है कि आपकी जो कंपोनेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, तो किस कंपोनेंट को ऑथराइज किया है आपने, किस कंपोनेंट को कौन किससे बात करना है, ये सारी चीजें। फिर होता है आपका इमेज सर्विस। इमेज सर्विस क्या करता है, जहां पे आप अपने जो वीएम जो लॉन्च करोगे, आपने अभी किया नहीं है, जो आप करोगे फ्यूचर में, जितनी भी आप वीएम्स लॉन्च करोगे उनकी जो हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क तो खैर गलत वर्ड है, छोड़ो, हार्ड डिस्क नहीं बोलते, बेसिकली उसको बोलते हैं रनिंग स्नैपशॉट से होते हैं, रनिंग इमेजेस, वो यहाँ पे आप सेव करोगे और सेव करके आप कभी भी वीएम लॉन्च कर सकते हो। तो वीएम लॉन्च करने से पहले कि प्री रिक्विजिट फेज होता है, ठीक है, प्री रिक्विजिट फेज होता है। जो लोग अमेजोन पे काम कर चुके होंगे ना उनको पता होगा कि अमेजोन में ऑलरेडी इमेजेस बनी होती है पहले से, है ना। वहां पे पहले से स्टैंडर्ड इमेजेस होती हैं अवेलेबल, कि ये वाली रेड हैट की चाहिए, रेड हैट 8 चाहिए, या क्या आपको ओरेकल चाहिए या सेंटोस चाहिए।
ओपन स्टैक के अंदर आप अपनी इमेजेस डाल सकते हो, आपको जो भी इमेजेस, क्योंकि आपको हर बार तो रेड हैट नहीं चाहिए ना, आपके तो एप्लीकेशन वाले ने आपको बना के दे दिए इमेज, आपको तो सीधा इमेज को इंस्टॉल करना है। तो इमेज सर्विस, तो आप कस्टम इमेजेस इसमें डाल सकते हो। आप AWS पे भी कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा प्रोसेस उनका अपना अलग है, ठीक है। कंप्यूट मैनेजमेंट, तो जो नोवा कंप्यूट होता है उसको मैनेज करने की यहाँ पे सर्विस होती है। अब होता क्या है कि जो हमारी जो सर्विसेज है ना, जो मैंने आपको पीछे में बताया था, यहाँ पे देखो, ये जो सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज का क्या होता है कि इनके ना अंदर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं। अब जो फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं तो उसको ना आप दो एंगल से देखो, एक देखो आप मैनेजमेंट एंगल और एक देखो आप एक्चुअल सर्विस एंगल। तो मैनेजमेंट और सर्विस एंगल का मतलब क्या है कि जो कुछ सर्विसेज होती है उनके कुछ पार्ट, ठीक है, जैसे नोवा कंप्यूट है। अब नोवा कंप्यूट कहाँ चलता है? नोवा कंप्यूट चलता है कंप्यूट नोड पे, लेकिन उसकी जो मैनेजमेंट लेयर है, मतलब उसके कुछ कंपोनेंट, वो कंट्रोलर पे भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर पे ही चलेगा तो कंट्रोलर कैसे कंट्रोल करेगा? कंट्रोलर को भी तो कुछ पार्ट चाहिए ना। तो इसका जो कुछ पोर्शन होता है वो यहाँ पे कंट्रोलर पे चलता है, और मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो है वो यहाँ कंप्यूटर पे चलता है। नेटवर्किंग से रिलेटेड मैंने आपको बताया कि नेटवर्किंग मैनेजमेंट, नेटवर्किंग ML2 प्लगइन, लाइनक्स नेटवर्क यूटिलिटी, लाइनक्स को ब्रिज बनाना, DHCP एजेंट, नेटवर्किंग मेटा एजेंट, ये सब कुछ नेटवर्किंग का आपके चलता है कंट्रोलर पे। फिर स्टोरेज से रिलेटेड ब्लॉक स्टोरेज मैनेजमेंट। अब देखो, ब्लॉक स्टोरेज मैनेजमेंट, ब्लॉक स्टोरेज जो सर्विस है वो यहाँ चल रही है ब्लॉक स्टोरेज की, लेकिन जो उसकी जो मैनेजमेंट लेयर है वो यहाँ भी चलती है। क्योंकि कंट्रोलर कैसे कंट्रोल करेगा? अगर आप कंट्रोलर को उस सर्विस का एक्सेस नहीं दोगे तो वो कैसे चलेगा? तो कुछ जो उसके पार्ट होते हैं, पोर्शन होते हैं, वो कंट्रोलर पे चलते हैं। ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ओपन स्टैक के अंदर। मैंने यहाँ पीछे नहीं लिखा था, ठीक है। ओपन स्टैक में ऑर्केस्ट्रेशन का क्या काम होता है? ऑर्केस्ट्रेशन बेसिकली, मान लो अब आप ओपन स्टैक का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म पे जाओ, नेटवर्क क्रिएट करो, इमेज अपलोड करो, VM क्रिएट करो, नेटवर्क अटैच करो, सिक्योरिटी ग्रुप बनाओ, सारे स्टेप्स करो, ठीक है। ये सारे काम बहुत ज्यादा मैनुअल एंड टाइडी प्रोसेस होते हैं, इसको करते करते ना आपको 1 से 2 दिन लग जाएगा। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ऑटोमेटिक प्लग एंड प्ले डिप्लॉयमेंट। तो ऑटोमेटिक प्लग एंड प्ले डिप्लॉयमेंट कैसे पॉसिबल है? कि कोई टूल या कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हो जो ओपन स्टैक के साथ बात करके खुद ये सारे काम करते हैं, मतलब मुझे ना करना पड़े, ह्यूमन इंटरफेस की जरूरत ना पड़े, हमें GUI ना खोलनी पड़े और GUI में जाके लॉन्च ना करना पड़े। उसके लिए ऑर्केस्ट्रेशन होता है। ऑर्केस्ट्रेशन क्या करता है? एक स्टैक बना देता है, स्टैक मतलब ब्रिज जैसा समझ लो, ब्रिज बना देता है आपके ओपन स्टैक और जो भी आपका क्लाइंट का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, टूल जो भी प्रोडक्ट है। तो क्लाइंट क्या करेगा? जो सर्वर होगा वो यहीं से ऑटोमेटिकली कमांड इश्यू करेगा, इसको ये करो, ये करो, इमेज क्रिएट करो, VM क्रिएट करो, नेटवर्क असाइन करो, पोर्ट ये करो, सिक्योरिटी ग्रुप डालो। तो सारे काम वो खुद करेगा, तो एक इंसान को लॉग इन करके ये सारे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको ऑर्केस्ट्रेशन कहते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ओपन स्टैक का। सॉरी, मैंने इस डायग्राम में ऐड नहीं किया, मुझे करना चाहिए था, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं अपडेट करूंगा तो मैं उसे ऐड कर दूंगा। ऑब्जेक्ट इसका स्टोरेज, नाम क्या होता है यार? इसको हिट बोलते हैं, ओपन स्टैक में इसे हिट बोलते हैं, ओके, थैंक ठीक है। तो ये ऑर्केस्ट्रेशन हो गया। ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो आपका है, अब चलो मैं यहाँ पे पहले आपको इधर दिखाता हूँ, फिर मैं इसको बताऊंगा, क्योंकि ये जो आप कंट्रोलर में देख रहे हो ना, मेजोरिटी ऑफ सर्विसेज यहाँ से आ रही हैं, कुछ पार्ट इनके आ रहे हैं। तो जैसे देखो, कंप्यूट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कंप्यूट वो सर्वर होता है जिसपे आपकी एक्चुअल VM लॉन्च होती है। तो जब आप ओपन स्टैक में VM लॉन्च करते हो GUI में जाके, या CLI से जाके, या आपका कोई सर्वर थर्ड पार्टी जब लॉन्च करता है, कमांड देता है, तो जो बैकएंड पे जब आपकी जो VM क्रिएट होती है तो वो आपकी किसी न किसी फिजिकल सर्वर पे जाके लॉन्च होता है। ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये चाहे आप ओपन स्टैक में पढ़ लो, चाहे आप Amazon में पढ़ लो, चाहे आप Oracle में पढ़ लो, OCI में पढ़ लो, या AWS Azure में पढ़ लो, या कहीं भी गूगल क्लाउड में पढ़ लो। फर्क क्या है कि ओपन स्टैक ने आपको बता रखा है कि कैसे होता है। बाकी के जो पब्लिक डोमेन में जो प्रोवाइडर्स हैं वो बताते नहीं है कि उनका आर्किटेक्चर इंटरनली ये कैसे काम करता है। यहाँ पे आपको पता है कंट्रोलर है, कंप्यूट है, ब्लॉक स्टोरेज है। आपको पब्लिक प्रोवाइडर के प्लेटफॉर्म पे कोई भी नॉलेज नहीं होती है। वहां पे आप सिर्फ एक यूजर होते हो जिसके पास एक GUI होती है, GUI में यूजर जाके अपना VM लॉन्च करता है, दैट्स इट। उसको नहीं पता कि बैकएंड में वो कहाँ पे लॉन्च हो रहा है, बट यहाँ पे आपको पता होता है इंटरनल आर्किटेक्चर। तो KVM का हाइपरवाइजर इस्तेमाल किया जाता है, रेड हैट कह रहा हूँ, सॉरी, जो आपका ओपन स्टैक है, ओपन स्टैक के अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो हाइपरवाइजर प्रेफर किया जाता है, प्रेफर बोल रहा हूँ, मतलब डिफॉल्ट, ऐसा नहीं है कि यही चलता है, आप कोई भी हाइपरवाइजर लगा सकते हो। तो KVM हाइपरवाइजर इसमें यूज किया जाता है। KVM क्या होता है? कर्नल वर्चुअलाइज्ड मशीन, कर्नल बेस्ड VM। कर्नल बेस्ड VM मतलब ये कि जितने भी हमारे लाइनेक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, लाइनेक्स के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिकली वो सारे क्या है? कर्नल्स हैं, OS नहीं होते। ये तो मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया, अगर आपको क्लियरिटी चाहिए तो आप दोबारा रेफर कर सकते हो।
जो लाइनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो बेसिकली कर्नल्स होते हैं। उन कर्नल्स के अंदर बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है कि वो हाइपरवाइजर देते हैं। तो एक लाइनक्स का कर्नल बाय डिफॉल्ट हाइपरवाइजर फंक्शनैलिटी ऑफर करता है। तो आप जैसे कोई भी केवीएम ले लो, मान लो आपका सेंटोस हो गया, रेड हैट का हो गया, या कोई भी आप ले लो, उबंटू ले लो, सूजे ले लो, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट हाइपरवाइजर होता है। ठीक है। कंप्यूट सर्विस जो होती है ओपन स्टैक की, जिसको हम ओपन स्टैक में नोवा कहते हैं, कंप्यूट सर्विस को नोवा क्या करता है, इस हाइपरवाइजर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये मैं दिखाऊंगा डायग्राम कैसे करता है। लाइनक्स नेटवर्क यूटिलिटी, अब आपको क्या है कि इस ये जो कंप्यूट है, ये जो वीएम है, ये जो नोड है, इसके ऊपर जो वीएम बनेगी वो नेटवर्किंग के लिए भी काम करेगा। तो नेटवर्किंग से बात करने के लिए टूल्स जो होते हैं, यूटिलिटीज, कमांड्स, वो सब यहाँ पे चलती है। नेटवर्किंग लिनक्स ब्रिज एजेंट, ये क्या करता है, ये एजेंट ब्रिजिंग करता है, ब्रिज बनाता है नेटवर्किंग के लिए। टेलीमेट्री मेजरमेंट का होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया होगा, पीछे भी दिखाया था टेलीमेट्री। यहाँ पे देखो, ये होता है आपका मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो आपको रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग करनी हो तो आप टेलीमेट्री डालते हो। तो टेलीमेट्री आप यहाँ भी डाल सकते हो, टेलीमेट्री आप कंट्रोलर पे भी डाल सकते हो, टेलीमेट्री आप अपने ब्लॉक स्टोरेज पे भी डाल सकते हो, आप कहीं भी डाल सकते हो। ठीक है। अब ब्लॉक स्टोरेज की मैं बात करता हूँ, ब्लॉक स्टोरेज पे क्या क्या सर्विस चलती है। आईस्कजी टारगेट सर्विस चलती है, जो कि आपके फाइबर केबल्स के थ्रू आपके स्टोरेज को कंट्रोल करता है। ब्लॉक स्टोरेज वॉल्यूम सर्विस चलती है, जो कि वॉल्यूम बनाता है। शेयर्ड फाइल सिस्टम सर्विस चलती है, जो कि फाइल्स बनाता है। ठीक है। शेयर्ड फाइल सिस्टम आप याद करो, मैंने आपको बताया था, ये जो तीसरा जो होता है ना, ये यहाँ पे मनीला, मनीला शेयर्ड फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो जो शेयर्ड फाइल सिस्टम है वो आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो ब्लॉक स्टोरेज के थ्रू। ऑब्जेक्ट स्टोरेज नोड पे क्या क्या सर्विस चलती है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज अकाउंट सर्विस, ऑब्जेक्ट स्टोरेज कंटेनर सर्विस, ऑब्जेक्ट स्टोरेज ऑब्जेक्ट सर्विस। ये तीन मेजर सर्विसेज हैं और ये मैंडेटरी है, इसमें कोई भी ऑप्शनल नहीं है। ये तीनों चलती हैं आपकी ऑब्जेक्ट स्टोरेज नोड पे। ठीक है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज नोड बहुत कम जगह मिलता है, रेयरली आपको ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज नोड दिखेगी, लेकिन मतलब बड़ा अगर प्लेटफॉर्म है तो होगी ही होगी, ऐसा मतलब आप मान के चलो होगा। छोटा मोटा कोई अगर सोल्यूशन बन रहा है ओपन स्टैक का तो ठीक है, ये ऑप्शनल है, हो सकता है एक्सक्लूड कर दिया जाए। अब आप फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करो कि आप ओपन स्टैक में गए, ठीक है, सॉरी एडब्ल्यूएस पे गए, और आपने मुझे मुझे ब्लॉक स्टोरेज चाहिए, और एडब्ल्यूएस आपसे कहता है कि यार ऑब्जेक्ट स्टोरेज की हमने तो बनाया नहीं है। तो आप बोले यार ऐसे कैसे तुमने ऑब्जेक्ट स्टोरेज नहीं बनाया, तुम तो प्लेटफॉर्म हो तो तुम्हें सब कुछ देना चाहिए। तो इसलिए अगर आप एक प्लेटफॉर्म बनाते हो तो आपको सब कुछ देना पड़ता है। हाँ, अब आपके ऊपर डिजाइनिंग के ऊपर है कि आपको लगता है कि आपकी किसी भी एप्लीकेशन को इसकी जरूरत नहीं है, तो आप अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे। क्योंकि ओपन स्टैक में क्या होता है, हार्डवेयर कंट्रोल आपके पास होता है। पब्लिक प्रोवाइडर्स में हार्डवेयर कंट्रोल आपके पास नहीं होता है। ठीक है। तो आप हार्डवेयर ऐड कर सकते हो, आप उसको ऑब्जेक्ट नोड बना दो। ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज हैं, सेम चीज यहाँ पे है, रेप्लीकेट हुई है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे, डिफरेंस है यहाँ पे आपका नेटवर्किंग L3 एजेंट। L3 एजेंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोवाइडर अपने आप वीलन बना के दे रहा था, आप तो सिर्फ उसको लेके यूज कर रहे थे, आप वीलन नहीं बना रहे थे, ना ही आप राउटर बना रहे थे। ये L3 जो होता है वो राउटर की तरह होता है। तो ये यहाँ पे आप वीलन भी बनाओगे, सब कुछ खुद बनाओगे। यहाँ पे मतलब आपको बना बनाया नहीं मिलेगा। तो ये प्रोवाइडर नेटवर्क है और ये सेल्फ सर्विस नेटवर्क है। यहाँ पे आप राउटर भी खुद क्रिएट करोगे और आप डायरेक्टली किसी और साइट के साथ बात कर सकते हो यहीं से। तो ये होता है आपका नेटवर्किंग L3 एजेंट। तो दो तरीके का डिजाइन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा टफ है बट आप आराम से इसको सेशन को दोबारा से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट वीक आप मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है। आज मैं आपको नोवा पढ़ाऊंगा, क्योंकि नोवा पहली सर्विस है ओपन स्टैक की और सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है। बाकी की सर्विसेज मैं आपको नेक्स्ट सेशन में पढ़ाऊंगा। तो आज मैं सिर्फ नोवा पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा सेशन डिले होगा। ठीक है। नोवा जो है ओपन स्टैक की कंप्यूट सर्विस है, जो कि आपका कंप्यूट सर्विस ऑफर करता है। ये आपका सबसे पहले ऑस्टिन रिलीज में आया था। आप याद करो, मैंने आपको बोला था कि ABCD करके जो रिलीज आते हैं, तो सबसे पहला जो रिलीज था वो था ऑस्टिन। ऑस्टिन के अंदर नोवा आया था, नोवा कंपोनेंट आया था। नोवा इज द ओपन स्टैक प्रोजेक्ट दैट प्रोवाइड अ वे टू प्रोविजन कंप्यूट इंस्टेंसेस। आपका वर्चुअल सर्वर मतलब ये कि ओपन नोवा जो होता है वो आपको VM क्रिएट करने का इंटरफेस प्रोवाइड करता है। Nova support creating virtual machine, bare metal through use of Ironic and has limited support for system container। तो इसका मतलब क्या है कि आप Nova सर्विस के थ्रू आप वर्चुअल मशीन बना सकते हो, VM क्रिएट कर सकते हो। Nova सर्विस के थ्रू ही आप बेयर मेटल सर्वर भी लॉन्च कर सकते हो। बेयर मेटल सर्वर लॉन्च का मतलब ये कि आपको VM नहीं मिलेगी, आपको डायरेक्टली सर्वर का कंसोल मिल जाएगा और आप उस पर अपना OS डालो, आप अपना नेटवर्क बनाओ, आपको जो करना है वो करो। ठीक है। और लिमिटेड सपोर्ट फॉर कंटेनर सिस्टम। अब ये जो लिमिटेड सपोर्ट फॉर कंटेनर सिस्टम जो वर्ड है ना, इसकी वजह से ही जो आप यहाँ देखोगे ओरिजिनल डायग्राम, यहाँ पे जून आया है। तो ये जो जून आया है वो क्यों आया है,
बिकॉज नोवा जो है वो सिर्फ वीएम्स तक रेस्ट्रिक्टेड था, वो कंटेनर्स को इतनी अच्छी तरीके से नहीं सपोर्ट कर पाया। कर सकता है, लिमिटेड सपोर्ट है, बट इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाया। तो ओपन स्टैक कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया कि हम इस कंपोनेंट को डिस्टर्ब नहीं करते, हम एक पैरेलली एक और नया कंपोनेंट बनाते हैं जो कि सिर्फ कंटेनर सर्विसेज के लिए यूज होगा। तो अभी तो हम कंटेनर सर्विसेज पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसलिए आप अभी के लिए मतलब आप उसको इग्नोर कर सकते हो। तो नोवा रन्स अ सेट ऑफ डेमन्स ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग लाइनक्स सर्वर दैट टू प्रोवाइड दैट सर्विस। तो नोवा करता क्या है, आपकी जो कंप्यूट नोड होती है, लाइनक्स की मशीन होती है बेसिकली हाइपरवाइजर्स, वो उसके ऊपर अपनी सर्विसेज चलाता है और उन सर्विसेज की हेल्प से वो वीएम लॉन्च करने में मदद करता है। अब देखो ओपन स्टैक के अंदर आप नोवा अगर चला रहे हो तो नोवा को ये सर्विसेज चाहिए ही चाहिए। तो अगर आप ये बोलोगे कि मैं ये इंस्टॉल नहीं करूंगा, तो अगर आप कीस्टोन नहीं डालोगे, ग्लैंस नहीं डालोगे, न्यूट्रॉन नहीं डालोगे या प्लेसमेंट नहीं डालोगे, तो नोवा नहीं चल पाएगा। अब आप बोलोगे इसमें सिंडर तो लिखा नहीं है, तो यस सिंडर नहीं लिखा है, आप बिना सिंडर के भी आप अपना वीएम क्रिएट कर सकते हो बिना किसी एक्सटर्नल स्टोरेज के। तो कीस्टोन चाहिए बिकॉज आइडेंटिटी और ऑथराइजेशन का सारा काम कीस्टोन करता है। ग्लैंस चाहिए, इमेज की सारी रेपोजिटरी उसी के पास होती है। न्यूट्रॉन चाहिए, तभी तो आप नेटवर्क बना पाओगे ना, वर्चुअल फिजिकल नेटवर्क आप अपने कंप्यूटर को तभी तो दे सकते हो। एक और सर्विस है प्लेसमेंट, ये बड़ी रेयर है, इसको ना बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्विस है, ये बेसिकली इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। ये क्या करता है कि जब आप अपना कोई भी नया वीएम बनाते हो, तो वो सारी इन्वेंट्री उसको लिख लेता है एक अपने नोटपैड पे डेटाबेस में, कि इस वीएम के पास ये सारे रिसोर्सेज है। तो मतलब ये कि क्लाउड पे आपने कौन सा कंप्यूट लिया है, कितना सीपीयू खाया आपने, कितना रैम लिया है, कितने स्टोरेज लिए, सब कुछ क्या क्या नेटवर्क इस्तेमाल किया है, ये बेसिकली इन्वेंट्री का काम करता है। तो ये जो 4 सर्विसेज है नोवा को चाहिए, ये नहीं होंगे तो ये नोवा नहीं चल पाएगा सही से। अब नोवा के अंदर बात करते हैं, नोवा के अंदर क्या क्या सर्विसेज होती हैं, क्योंकि नोवा तो हमने एक हाई लेवल पे बोला एक कंपोनेंट है, ठीक है, ओपन स्टैक की एक हाई लेवल सर्विस है, बट नोवा इंटरनली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है सर्विसेज में। नोवा एपीआई मेटा डेटा, नोवा कंप्यूट, नोवा शेड्यूलर, नोवा कंडक्टर, नोवा नो वीएनसी प्रॉक्सी, नोवा स्पाइस HTML5 प्रॉक्सी, क्यू एसक्यूएल डेटाबेस। ये 9 कंपोनेंट्स हैं जो कि आपके कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है, जो नोवा सर्विस है। तो नोवा एपीआई क्या होता है, नोवा एपीआई आपका सबसे पहला फ्रंट एंड सर्विस होता है जो कि यूजर से इंटरेक्ट करता है। तो जब आप कोई कमांड चलाते हो, ठीक है, जब वहां से आप GUI में जाके वहां पे जब आप देखते हो एक आता है ऑप्शन कंप्यूट का लॉन्च इंस्टेंस के लिए, तो जो लॉन्च इंस्टेंस का जो पेज आता है ना, जहाँ पे आप सारी चीजें सिलेक्ट करते हो, वो सारी जो क्वेरीज है जो आप कमांड देते हो, वो सब कुछ नोवा एपीआई के पास जाता है। नोवा एपीआई फ्रंट एंड होता है जो कि एपीआई प्रोवाइड करता है और उस रिक्वेस्ट को वो प्रोसेस करता है जो कि उसको यूजर से कमांड मिलती है। तो आपने बोला लॉन्च करो वीएम, तो जो लॉन्च करो जो कमांड आप देते हो वो नोवा एपीआई को देते हो, और नोवा एपीआई क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। अब वो कहाँ प्रोसेस करता है, मेटा डेटा में। एक्सेप्ट मेटा डेटा रिक्वेस्ट फ्रॉम इंस्टेंसेस, ये क्या करता है, नोवा मेटा डेटा जो है वो इंस्टेंस से रिक्वेस्ट लेता है। नोवा कंप्यूट क्या करता है, ये जो आपका जो हाइपरवाइजर होता है जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर डला हुआ है, तो हाइपरवाइजर को ना आप ब्लाइंडली यूज नहीं कर सकते। हाइपरवाइजर से बात करने के लिए ना एक लैंग्वेज होती है, जैसे कि libvirt होता है, ठीक है। libvirt क्या करता है कि libvirt सेट ऑफ कमांड ऑफर करता है, उन कमांड्स को जब आप चलाते हो तो आप वीएम क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये कि आपके लाइनक्स के अंदर लाइनक्स सर्वर में ऑलरेडी हाइपरवाइजर है, बट आप उसको इस्तेमाल कैसे करोगे, आपको उसको इस्तेमाल करने के लिए कमांड्स चाहिए। तो जब आप कमांड्स के लिए जो आप जिस टूल का इस्तेमाल करते हो उसको बोलते हैं libvirt, जैसे libvirt लैंग्वेज मान लो। तो libvirt जो टूल को लैंग्वेज को यूज करने के लिए ये क्या करता है, नोवा कंप्यूट। तो नोवा कंप्यूट जो है वो इसी का इस्तेमाल करता है हाइपरवाइजर से बात करने के लिए। नोवा शेड्यूलर क्या करता है, नोवा शेड्यूलर बेसिकली ये डिसाइड करता है कि मैं किस कंप्यूट पे जाऊं। जैसे कि मान लो आपने रूल बना दिया, आपने जब इंस्टेंस लॉन्च किया था आपने कोई रेस्ट्रिक्शन दे दी कि यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, तो वो डिसाइड करता है कि किस कंप्यूट पे जाएगा वो। नोवा कंडक्टर क्या करता है, वो बेसिकली मीडिएट करता है, जो रिक्वेस्ट आती है नोवा कंप्यूट की और डेटाबेस के बीच में, उसको वो मीडिएट करता है। नो वीएनसी प्रॉक्सी क्या करता है, ये कंसोल प्रोवाइड करता है कि मान लो आपको अगर डायरेक्टली कंसोल खोलना है अपने वीएम का, कंसोल GUI खोलना है, तो ये आपको आपको क्या करेगा, प्रॉक्सी के थ्रू एक लिंक प्रोवाइड कर देगा। इसकी एक कमांड होती है, जब आप ये कमांड चलाओगे ना अपने सर्वर के आगे ओपन स्टैक के कमांड मतलब प्रॉम्प्ट पे जाके, तो ये आपको एक यूआरएल बना के दे देगा और विद सम रैंडम टोकन। तो उसको जैसे ही उस यूआरएल को आप एक्सेस करोगे ना, और वो सिर्फ एक ही टाइम चलता है, वन टाइम एक्सेसिबल होता है। जैसे ही उस लिंक को आप हिट करोगे अपने ब्राउजर पे जाके, तो सीधे सर्वर की GUI खुल जाएगी, जैसे नॉर्मली फिजिकल सर्वर में कंसोल खुलता था ना, सेम वैसे खुल जाएगा।
ये एक और तरीका होता है कंसोल खोलने का, स्पाइस HTML प्रॉक्सी। तो ये वो सर्विस भी प्रोवाइड करता है। दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो कंसोल प्रोवाइड करना है। क्यू जैसा मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल हब होता है फॉर पासिंग मैसेजेस बिटवीन डेमन्स। तो ये क्या करता है, ये जो क्यू होती है ना, जिसमें हम ओपन स्टैक के अंदर हम रैबिट MQ का इस्तेमाल करते हैं। रैबिट MQ प्रिफर्ड क्यू सिस्टम है, इसके अलावा भी आप कोई और यूज कर सकते हो, बट जो जनरली आपको रैबिट MQ ही मिलेगा हर जगह। एसक्यूएल डेटाबेस, इसमें एक एसक्यूएल का डेटाबेस होता है। ओपन स्टैक किसी भी डेटाबेस को सपोर्ट करता है जो कि एसक्यूएल एल्केमी सपोर्टेड हो। एसक्यूएल एल्केमी सपोर्टेड कोई भी डेटाबेस ओपन स्टैक में चल सकता है। एग्जांपल के तौर पे एसक्यूएल लाइट 3 जो है वो R&D और डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और माई एसक्यूएल, MariaDB एंड पोस्टग्रेस एसक्यूएल जो है वो कॉमर्शियल सेटअप्स के लिए। तो वो आपके ओपन स्टैक के अंदर 3 तरीके के डेटाबेस आपको मिल सकते हैं, या तो आपको माई एसक्यूएल मिलेगा, MariaDB मिलेगा, या फिर पोस्टग्रेस एसक्यूएल मिलेगा। ये 3 तरीके का डेटाबेस मिलेगा। कोई चौथा बोलता है ना तो फिर थोड़ा सोच लेना कि वो शायद कुछ और, मतलब वो कंफ्यूज्ड है। एसक्यूएल लाइट अगर कोई ये कहे कि वो कमर्शियली यूज कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि एसक्यूएल लाइट 3 सिर्फ R&D के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोडक्शन के लिए माई एसक्यूएल, MariaDB एंड पोस्टग्रेस, ये 3 ही अभी तक रिकमेंडेड में है। ठीक है, तो ये था ओपन स्टैक, ये आपका था नोवा के बारे में। नोवा की कॉल फ्लो में आपको दिखा देता हूँ कि नोवा कैसे काम करता है। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले जो नोवा होता है, नोवा एपीआई, जो कि आपका फ्रंट एंड होता है। जब कोई भी कमांड, यूजर कमांड देता है ऊपर से, ठीक है, यूजर कहता है वीएम लॉन्च करो, तो वो क्या करता है, वो डेटाबेस से बात करता है। डेटाबेस से क्यों बात करता है, क्योंकि उसको डेटाबेस के अंदर एंट्री बनानी है। एंट्री किस चीज की बनानी है, कि जो वीएम उसने क्रिएट किया है, उस वीएम की स्टेट क्या है, उस वीएम का क्रिएशन टाइम क्या है, उस वीएम का स्टेट अभी पावर ऑन स्टेट क्या है, उस वीएम की कंप्यूट नोड कौन सी है, उस वीएम की सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो क्या क्या रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है, ये सब कुछ स्टेट, बेसिकली हाई लेवल पे बोलूं तो जो वीएम की स्टेट है वहां पे सेव होती है, और ये भी सेव होता है कि वो वीएम किस कंप्यूटर पे चल रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप डेटाबेस में डालते हो। ये क्या करता है, ये कंडक्टर से बात करता है। मैंने आपको बताया था कंडक्टर क्या करता है। कंडक्टर बेसिकली एक तरीके से रिक्वेस्ट कोऑर्डिनेटर का काम करता है, मतलब कि जो रिक्वेस्ट डेटाबेस और यहाँ के बीच में, कंप्यूटर के बीच में मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, कंडक्टर शेड्यूलर से भी बात करता है। शेड्यूलर क्या करता है, शेड्यूलर बेसिकली ये डिसाइड करता है कि मुझे किस कंप्यूटर पे जाना है, कंप्यूट कौन सा होगा मेरा। तो शेड्यूलर डिसाइड विच होस्ट विल गेट ईच इंस्टेंस। ठीक है, ग्लैंस और सिंडर आउटर है। आउटर का मतलब क्या है, देखो आउटर का मतलब ये कि ये नोवा का पार्ट नहीं है। नोवा का पार्ट नहीं है, ग्लैंस भी नहीं है, सिंडर भी नहीं है, प्लेसमेंट भी नहीं है, न्यूट्रॉन भी नहीं है, और कीस्टोन भी नहीं है। नोवा का पार्ट क्या है, नोवा का पार्ट है एपीआई। नोवा एपीआई डेटाबेस है, शेड्यूलर है, कंडक्टर है, कंप्यूट है, नोवा कंप्यूट। ये आपस में कैसे बात करते हैं, एपीआई जो है वो न्यूट्रॉन से बात करता है। क्यों, क्योंकि उसको नेटवर्किंग चाहिए। आप सिलेक्ट करते हो कि कौन सा नेटवर्क लेना है, आप बोलोगे ये नेटवर्क उठाओ। कीस्टोन क्या करता है, कीस्टोन ऑथराइजेशन करता है कि हाँ मुझे परमिशन है रिसोर्सेज को एक्सेस करने की। इसके बाद कंप्यूट, ये जो कंप्यूट सर्विस होती है नोवा कंप्यूट, ये क्या करता है, ये हाइपरवाइजर से बात करता है। कंप्यूट नोड के अंदर जो एक्चुअल जो हाइपरवाइजर है, जिसके ऊपर वीएम क्रिएट होनी है। तो आप ये देखो कि हाई लेवल पे ये सब क्या हो रहा है, जो एंड ऑब्जेक्टिव है कि इस हाइपरवाइजर से बात करनी है, और इस हाइपरवाइजर को बोलना है कि एक वीएम क्रिएट करो, और वो वीएम में आप ये नेटवर्क इस्तेमाल करोगे, न्यूट्रॉन जो दे रहा है, आप क्या कहते हैं, ये जो ग्लैंस जो आपको इमेज दे रहा है, ठीक है, और जो सिंडर वॉल्यूम दे रहा है। अब हो सकता है कि सिंडर से वॉल्यूम आप ना लो, आप सीधा इमेज से ही लॉन्च कर दो, तो ग्लैंस ग्लैंस से आप बात करोगे, सिंडर से बात नहीं करोगे। तो ये मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है, बट ये जनरली यूज होता है। ठीक है, शेड्यूलर क्या करता है, डिसाइड करता है कि आप बताता है कि कहाँ पे वीएम लॉन्च होगी, किस कंप्यूटर पे लॉन्च होगी। और प्लेसमेंट क्या कर रहा है, प्लेसमेंट बेसिकली जस्ट डेटाबेस, मतलब एक तरीके से इन्वेंटरी बना रहा है। वो ये सब लिखता जा रहा है कि अच्छा ठीक है वीएम लॉन्च हो गई, कहाँ पे लॉन्च हुई है, क्या रिसोर्सेज यूज किए आपने, कितना रैम इस्तेमाल किया, कितना सीपीयू इस्तेमाल किया। वो बेसिकली इन्वेंटरी बनाता है कंप्यूटर्स की, सबकी, पूरे क्लाउड की। तो ये है आपका कॉल फ्लो। कॉल फ्लो फॉर द नोवा कंप्यूट। जब आप ऊपर गुई में जब आप लॉन्च करते हो ना ओपन स्टैक में जाके, और आप वहां पे लॉन्च इंस्टेंस करते हो, और जब आप क्लिक करके छोड़ देते हो, तो ये सब चीजें बैकएंड में होती हैं, ये सारी चीजें। तो कृष्णा, ये मतलब 1 2 3 4 ऐसे स्टेप वाइज नहीं लिखा है इसमें नहीं कि नहीं, ये जैसे? स्टेप, नहीं ये स्टेप वाइज नहीं है, बेसिकली जस्ट समझने के लिए, क्योंकि आपस में भी सारे बात करते हैं ना। तो यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि ये पहले इससे बात कर रहा है। ये सब इंटरेक्शन दिखाया हुआ बस बेसिकली, ये सीक्वेंस नहीं है इसका कोई भी। ये आपस में बस सेट ऑफ एपीआईज के थ्रू बात करते हैं। डेटाबेस देखो, एसक्यूएल डेटाबेस फॉर डेटा स्टोरेज। एपीआई जो है वो एचटीटीपी रिक्वेस्ट लेता है, ठीक है। एचटीटीपी ये बाहर से लेता है, फिर ऊपर से एचटीटीपी लेता है, और ये नीचे जो है फिर वो
अकॉर्डिंगली करता है कि मान लो डेटाबेस जो है जो समझता है उसको देगा, मान लो कीस्टोन जिस लैंग्वेज को समझता है वो उसमें देगा, न्यूट्रॉन जिसको समझता है वो उसकी लैंग्वेज में देगा। तो ये बेसिकली फ्रंट एंड पे तो वो लेगा एक स्टैंडर्ड एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो कि ऊपर से आ रही है रेस्ट एपीआई, और नीचे जो बात करेगा तो वो फिर उनके हिसाब से लैंग्वेज, तो लैंग्वेज कन्वर्जन का भी काम करता है। ऊपर से रिक्वेस्ट भी ले रहा है, फ्रंट एंड भी है, और साथ में लैंग्वेज कन्वर्जन भी कर रहा है साथ में। और ये कंपोनेंट्स है, तो ये तो बाहर के कंपोनेंट है, कीस्टोन, न्यूट्रॉन, ग्लैंस, सिंडर, प्लेसमेंट। ये कंप्यूट का पार्ट नहीं है, ये नोवा का पार्ट नहीं है। ये सारे नोवा का पार्ट क्या है? एपीआई। नोवा का पार्ट है कंडक्टर, नोवा का पार्ट है कंप्यूट, नोवा का पार्ट है शेड्यूलर, और नोवा का पार्ट है डीबी। ये इसके पार्ट्स हैं बेसिकली, ये इंटरनल है। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे तो ये बना रखा है ना, नोवा का ये डायग्राम बता रखा है कि कौन सी किसके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है फर्स्ट टाइम में, बट मतलब आप थोड़ा ध्यान से समझना। अगर आपको डाउट होता है तो आप नेक्स्ट टाइम जरूर पूछना मेरे से। ठीक है। हाँ, तो ये इसमें कई डॉटेड लाइंस है, कई डायरेक्ट हैं, हम्म। मतलब तो उसका हम्म। क्या सिग्निफिकेंस है इसमें? हाँ, सिग्निफिकेंस देखो, सिग्निफिकेंस ये है कि जो ओस्लो मैसेजिंग है, ओस्लो मैसेजिंग का मतलब होता है बेसिकली कि डायरेक्ट जो मैसेजिंग होती है, एपीआई सीधा इससे बात करता है, सीधा इससे बात करता है, सीधा इससे बात करता है, तो वो तो है आपके स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिना किसी डॉट के। ये डॉटेड लाइंस क्या बता रही है? ये डीबी कम्युनिकेशन बता रही है। और ये जो डॉटेड लाइंस है ये आपकी बता रही है एचटीटीपी रिक्वेस्ट, मतलब ये रिक्वेस्ट का फॉर्मेट बता रहे हैं आपको कि अलग अलग टाइप की रिक्वेस्ट है। अगर ये मतलब एक हैश लाइन दिख रही है पूरी की पूरी सॉलिड लाइन, इसका मतलब ये ओस्लो मैसेजेस हैं। ओस्लो मैसेजेस का मतलब क्या होता है? डेट देखो, एपीआई कंपोनेंट दैट रिसीव एचटीटीपी रिक्वेस्ट कन्वर्ट कमांड एंड कम्युनिकेट विद अदर कंपोनेंट वाया ओस्लो मैसेजिंग क्यू और एचटीटीपी। तो ये क्या करता है? ये रैबिट एमक्यू के क्यू के थ्रू बात करता है इन सबसे, तो इसलिए इसको ये डॉटेड इसमें दिखाया हुआ है, डैश में दिखाया हुआ है। और ये डीबी की एक अलग से वो बनाया हुआ है, ये डीबी की कॉल फ्लो है, जो डीबी से बात कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, और ये कर रहा है। तो ये तीन सर्विसेज डायरेक्टली डीबी से बात कर रहे हैं, इसलिए ये इस तरीके से दिखाया हुआ है। ये वाले आप देखोगे तो ये क्या है? ये आपस में इंटर, आप कहते हो ना, इंटर कंपोनेंट कम्युनिकेशन है। नोवा जो है वो कीस्टोन से बात कर रहा है, नोवा न्यूट्रॉन से बात कर रहा है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है वो प्लेसमेंट से बात कर रहा है, प्लेसमेंट जो है वो नोवा से बात कर रहा है। ग्लैंस अगर नोवा से बात कर रहा है, सिंडर, और अगर ये इससे कंप्यूट से बात कर रहा है। मतलब ये कि जब आप आउटसाइड कंपोनेंट जब आप बात करते हो तो नोवा एक सर्विस है ओपन स्टैक की, तो जब सर्विस अंदर में बात करती है एक दूसरे से, तो तब वो कम्युनिकेशन आपका ये डैश में दिख रहा है। ये देखो, आपस में जब ये बात करते हैं इंटरनली, और जब ये बाहर में एक दूसरे से बात करते हैं, जब नोवा बाहर से बात करता है तो ये एरो है। और जब ये डेटाबेस से बात करते हैं, डेटाबेस से कौन बात करेगा? ये बाहर वाला नहीं करेगा, नोवा ही सिर्फ बात कर सकता है। तो नोवा एपीआई, नोवा कंडक्टर, नोवा शेड्यूलर, ये तीनों जब डेटाबेस से बात करते हैं तो ये वाला एरो है। तो यही इसका मतलब है एरोस का। तो ये एक्चुअली जो प्लेसमेंट आपने बोला था, हम्म। इन्वेंटरी सर्विस करता है, तो हम्म। ये डीबी में मेंटेन करता है, फैट फाइल होती, कैसा होता है हम्म। मेंटेन? तो ये कैसे करता है? ये डीबी तो हम एक मेंटेन तो डीबी एक कर रहे हैं, एक अलग से सेपरेट नोड बता रहे हैं प्लेसमेंट नाम का ना, नोड नहीं है, जो नोड ये नहीं, नहीं नोड नोड, नहीं, मतलब सर्विस सर्विस है। बता रहे, हाँ। सर्विस बता रहे, हाँ, सॉरी। ये तो एक्चुअली, हाँ हाँ, पूछो पूछो। तो ये अलग से क्यों किया है ऐसा? हाँ, डीबी तो हम मेंटेन कर रहे हैं ना। देखो अलग से इसलिए किया हुआ है ना कि आप तो यहाँ से फिर नोवा का देख रहे हो ना, नोवा का मान लो आप इंफॉर्मेशन देख रहे हो। प्लेसमेंट जो होता है वो सिर्फ नोवा से तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता, प्लेसमेंट ओपन स्टैक की जितनी भी सर्विसेज होती हैं, जैसे न्यूट्रॉन है, ठीक है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं, ग्लैंस है, सिंडर है, जितनी भी सर्विसेज जो भी रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, उन सब से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, और उन सब से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके एक इन्वेंट्री मैनेज करता है, मेंटेन करता है। वो इन्वेंट्री जस्ट ये बताता है कि हाँ, आपकी ओपन स्टैक में जो सर्विसेज हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल हुई हैं, कितनी इस्तेमाल हो गई है, नहीं हुई हैं। तो अगर मान लो कल को आपको नया कंप्यूटर लगाना है या नहीं लगाना है, तो आप प्लेसमेंट से पता कर सकते हो कि आपका कितना परसेंट यूटिलाइजेशन चल रहा है, आपका और ज्यादा एक्सपेंशन की जरूरत है या नहीं है। तो इस तरीके का काम आप प्लेसमेंट से तो कर ये सकते हो। कृष्णा, ये डीबी मेंटेन करते हैं, जैसे जो तीन आपने बताए थे, एसक्यूएल लाइट, एक तो आरएनडी का बताया था, राइट, और बाकी मारिया डीबी, पोस्टग्रेस एसक्यूएल देखो और ये जो, माई हाँ, सीक्वल, हाँ, ये तीन बोले थे तुमने। ये तो ये ये प्लेसमेंट में ये होगा, या ये इंटरनल जो डेटाबेस हम जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो खाली नोवा स्पेसिफिक है, उसके बताए हैं ये? नहीं नहीं नहीं, ये जो मैंने बताया ना, ये पूरा प्लेटफॉर्म का बताया। तो अगर मान लो आप एक ओपन स्टैक बना रहे हो जो कि सिर्फ R&D पर्पस से है, तो वहां पे आप SQL लाइट का डेटाबेस लगा सकते हो। अगर आप प्रोडक्शन के लिए ओपन स्टैक इंस्टॉल कर रहे हो तो माई एसक्यूएल, MariaDB और पोस्टग्रेस एसक्यूएल में से कोई एक डेटाबेस आप ले सकते हो कमर्शियल सेटअप के लिए। तो डेटाबेस एक ही रहेगा, बट उसके अलग अलग इंस्टेंसेस होंगे, अलग अलग इंस्टेंसेस अलग अलग सर्विसेज के लिए।
तो नोवा का अलग इंस्टेंस होगा, न्यूट्रॉन का अलग इंस्टेंस होगा, सबका अपना अपना अलग अलग इंस्टेंस होगा, बट डेटाबेस एक ही रहेगा, फिजिकल डेटाबेस एक ही होगा। तो यहाँ पे नोवा का अपना, ये जो देख रहे हो, ये नोवा का एक डेटाबेस हो गया। अब ये चाहे MariaDB हो, चाहे वो MySQL हो, चाहे वो Postgres हो, पर ये जो होगा वो एक इंस्टेंस है। जो आपका जो फिजिकल एक ही डेटाबेस होता है, ये इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस होते हैं। नोवा इंस्टेंस होगा, ऐसे ही आपका क्या कहते हैं न्यूट्रॉन इंस्टेंस होगा, ऐसे ही अलग अलग इंस्टेंसेस होते हैं डेटाबेस के। थैंक यू। जी ठीक है। इसके बाद चलो न्यूट्रॉन की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि न्यूट्रॉन नेक्स्ट सर्विस है, न्यूट्रॉन की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप कि आपको इतने पॉइंट तक समझ में आया होगा। आर्किटेक्चर से लेके डिप्लॉयमेंट की बात मैं अलग से करूंगा कि ओपन स्टैक को डिप्लॉय कैसे किया जाता है, लेकिन कितने हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है ओपन स्टैक की, वो आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने हार्डवेयर चाहिए होते हैं। ये उनकी रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, अगर आपको ओपन स्टैक इंस्टॉल करना है कॉमर्शियली। ठीक है। इसके बाद आपके नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया मैंने कि नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरीके का ओपन स्टैक बनाया जाता है। एक होता है प्रोवाइडर नेटवर्क, एक होता है सेल्फ सर्विस नेटवर्क। प्रोवाइडर में आपको बाहर से वीलैन वगैरह सब कुछ बन के मिलता है, आपको सिर्फ यूज करना होता है। सेल्फ सर्विस में क्या होता है, आपको खुद वीलैंस बनाने होते हैं, खुद राउटर बनाना होता है और बाहर से बात करना होता है। ठीक है। नोवा सर्विस बताई मैंने आपको, नोवा सर्विस को एक्सप्लेन किया, कितने कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद मैंने कॉल फ्लो बताया कि नोवा इंटरनली कैसे काम करता है। ठीक है। नोवा सबसे मेजर कंपोनेंट है ओपन स्टैक के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि ओपन स्टैक में कितनी सर्विसेज हैं, ये मैंने आपको टोटल सर्विसेज बताई है, कंप्लीट ओवरऑल सर्विसेज। ये सर्विसेज ज्यादातर हम अपने नॉर्मल कस्टमर जितने भी हम काम करते हैं ना, मतलब प्रोडक्शन अपने कंपनीज में, हम अभी तक मैक्सिमम बहुत सी सर्विसेज को नहीं देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ तो मैं जहाँ काम करता हूँ वहां पे मनीला जस्ट अभी आया नहीं है, तो मनीला अभी तक यूज नहीं हो रहा है। तो ये जो मैंने आपको बताया कंप्लीट ओपन स्टैक का आर्किटेक्चर है। ठीक है। ये कंपोनेंट्स हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन ये ओवरऑल नॉलेज है, जब आप पढ़ते हो तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। ये डिप्लॉयमेंट सिनेरियो से कैसे डिप्लॉय किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, ओपन स्टैक कैसे डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है। वो मैं आपको अलग सेशन में बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ये मैंने आपको रिलीज के बारे में बताया कि ओपन स्टैक के जो रिलीज होते हैं वो ABCD अल्फाबेटिकली होते हैं। अभी हम यहाँ पर हैं वेलेबे, 14 अप्रैल अभी लॉन्च हुआ है, 2 महीने पहले, 2-3 महीने पहले, और अभी अक्टूबर में लॉन्च होगा जेना। ठीक है। ये नया प्रोजेक्ट जो अभी डेवलपमेंट में है। और न्यूटन से लेकर पहले तक, न्यूटन तक के जितने भी रिलीज हैं ओपन स्टैक के, वो सारे एंड ऑफ लाइफ साइकिल हो चुके हैं। जूनो सबसे पहला कॉमर्शियल रिलीज था जो कि एंटरप्राइज लेवल पे फिट माना गया था इस्तेमाल करने के लिए। पहला रिलीज ऑस्टिन था, ये मैंने आपको बता दिया। जो आपका जो ओपन स्टैक की जो नोवा कंप्यूट सर्विस है वो सबसे पहले ऑस्टिन में आया था, मतलब कि सबसे पहले रिलीज में नोवा आया था। नोवा जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वीएम क्रिएट करने में सबसे बड़ा रोल नोवा का होता है। ठीक है। तो आई होप इसके ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई दिक्कत हो, अगर कोई भी हो तो आप मुझसे कभी, मतलब आप पूरे वीक थोड़ा इसको समझे। और नेक्स्ट सैटरडे, अच्छा कल भी तो हमें मिलना है, सॉरी भूल गया मैं, कल भी तो हमें मिलना है, तो कल हम नेट न्यूट्रॉन की बात करेंगे। तो आप कल भी पूछ सकते हो या नेक्स्ट वीक भी आप पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। ठीक है। तो किसी कृष्णा, हाँ। भाई एक जनरल था मेरा क्वेश्चन, हम्म, ये जब वीएम मेरी बन जाती है एक सर्टेन फ्लेवर से और अप एंड रनिंग जब हो जाती है हम्म, प्रोडक्शन में, हम्म, और जैसे कि 3 वीएम है और उसका फ्लेवर अगर मुझे चेंज करना है, हम्म, तो एक एक वीएम को स्टॉप करके उसका फ्लेवर चेंज करेंगे ना, हम्म। ये मतलब ये सपोर्टेबल है राइट? तो इसका इम्पैक्ट वगैरह जानना चाह रहा था। यार देखो फ्लेवर, चलो ये ऑफ द ट्रैक आज के एजेंडा में नहीं है, बट मैं हाँ हाँ, आपको ये जनरल है। वैसे बता देता हूँ। देखो फ्लेवर क्या होता है, फ्लेवर बेसिकली जब आप कोई वीएम मतलब वीएम क्रिएट करते हो, तो वीएम को ना कंप्यूट में तीन चीजें चाहिए होती हैं, 3 से 4 चीजें इंपॉर्टेंट। सबसे पहली जो मैंडेटरी होता है वो होता है आपका सीपीयू। तो जिसकी आपको कितना सीपीयू चाहिए, कितना रैम चाहिए, तो सीपीयू, रैम हम्म, और हार्ड डिस्क, रूट डिस्क बोलते हैं बेसिकली। तो ये तीन चीजें तो मैंडेटरी हैं, ये तो आपको देना ही देना है। इसके अलावा भी एफीमेरल डिस्क होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। वो सब इस पे हम इतना फोकस नहीं करते, वो ऑप्शनल है। तो ये जो तीन चीजें हैं, मान लो आपने रैम, सीपीयू और स्टोरेज, मान लो रूट डिस्क, तीनों लेके आपने एक वीएम क्रिएट कर दिया। अब आप बोलते हो कि मेरी वीएम बन गई 4 सीपीयू और 64 GB रैम के साथ, और मुझे रियलाइज होता है कि यार मेरे को तो और रैम चाहिए। ठीक है। तो मुझे और रैम चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा? तो देखो, वीएम्स के अंदर क्या होता है कि वर्चुअल मशीन अगर आपकी चल रही है, ठीक है, तो चलती हुई वीएम में आप अगर बैकएंड से अगर आप अपना रैम भी बढ़ा दोगे ना, तो वो रैम को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी वीएम बूट होती है, रीबूट होती है, बेसिकली जब भी वो रीबूट होता है, वो क्या करता है, वो अपने फ्लेवर को चेक करता है।
तो फ्लेवर जो भी डिफाइंड होता है उसी फ्लेवर के हिसाब से ही वो उतनी रिसोर्सेज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेता है। अब आप कहते हो कि मुझे 4 से 8 सीपीयू करना है, तो उसके लिए आप क्या करो, 2 तरीके हैं देखो इसको रीसाइज़ करने के। इसको बेसिकली रीसाइज़िंग कहा जाता है। रीसाइज़ करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप अपने एग्ज़िस्टिंग जो टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट को मॉडिफ़ाई कर दो और टेम्पलेट में आप 4 की जगह 8 लिख दो। पर उससे क्या होगा, देखो इम्पैक्ट क्या होगा, उससे इम्पैक्ट ये होगा कि उस टेम्पलेट को जितने भी वीएम्स यूज़ कर रहे होंगे और वो जब भी रीबूट होंगे, उनके भी सीपीयू बढ़ जाएँगे। ठीक है, एक तो ये तरीका, ये एक होता है मेथड। दूसरा क्या होता है, और इसमें ना प्रॉब्लम होती है रोल बैक की। रोल बैक में बड़े इश्यूज आते हैं। आपको अगर मान लो गलत हो गया, वीएम लॉन्च नहीं हो रही है, दोबारा से कुछ इशू आ गया, तब आपको फिर प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या करो, एक नया टेम्पलेट बनाओ। उस नए टेम्पलेट में आप अपना नया सीपीयू रैम लिखो जो भी आपको देना है। उसके बाद आप क्या करो, आप अपनी वीएम को वो टेम्पलेट असाइन कर दो। रीसाइज का एक ऑप्शन होता है, जब आप जाओगे सीएलसी करना चाहते हो, आप जीयूआई से भी कर सकते हो। आपको एक ऑप्शन आता है रीसाइज का, रीसाइज फ्लेवर। तो रीसाइज इंस्टेंस में जब आप सिलेक्ट करते हो तो वहां पे पूछेगा आपका एग्जिस्टिंग फ्लेवर जो आपका पड़ा हुआ है और जो न्यू फ्लेवर जो आप देना चाहते हो। तो जब आप न्यू फ्लेवर दोगे ना, तो उसके बाद वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली उसे रिबूट कर देता है वीएम को। पहले वो उसको मतलब एडप्ट करेगा, उसको अटैच करेगा और उसके बाद वो रीबूट करेगा। तो जब वो रीबूट होगा ना, तो वो नए फ्लेवर्स को पढ़ेगा। तो नए फ्लेवर में आपने 8 सीपीयू लिखा हुआ, तो वो 8 सीपीयू के साथ बूट होगा। तो वहां पे आपका क्या कहते हैं, नया रैम, नया सीपीयू दिखना शुरू हो जाएगा। ये होता तरीका है। इम्पैक्ट देखो, अब इम्पैक्ट की बात अगर करें, क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है। इसका इम्पैक्ट ये आता है कि आपने मान लो कि कोई रूल बना रखा है। रूल ऐसा है कि आपकी जो वीएम है वो एसआरआईओवी है, या आपकी वीएम ऐसी है जो कि किसी और कंप्यूटर पे जा नहीं सकती, किसी और नोड पे माइग्रेट नहीं हो सकती। और आप जिस कंप्यूटर पे आपने उसके रैम को बढ़ा दिया, ठीक है, आपने टेम्पलेट में बढ़ा दिया, पर बैकएंड में उस कंप्यूटर के पास उतना सफिशिएंट रैम नहीं है, तो आपकी वो वीएम लॉन्च नहीं होगी, वो वीएम स्टॉप हो जाएगी, फेल्ड स्टेट में आएगी। तो ये इसका इम्पैक्ट है। आपको इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ना होता है। एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा स्पेक्स। एक्स्ट्रा स्पेक्स क्या करते हैं, जब आप फ्लेवर क्रिएट करते हो ना, कोई भी फ्लेवर क्रिएट करते हो, तो नॉर्मली जो ये सीपीयू रैम और एफिमेरल डिस्क, रूट डिस्क, इसके अलावा एक और पैरामीटर होता है, इसको बोलते हैं हम एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन। एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन में आप ये बताते हो कि रूल्स बताते हो कि हमारी जो वीएम है, क्या वो माइग्रेट हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर हमारा रूल ये कहता है कि हमारी वीएम माइग्रेट नहीं हो सकती है, और जिस कंप्यूटर पे हम वीएम को चला रहे हैं और उस कंप्यूटर पे उतनी रिसोर्सेज नहीं है, तो हमारी वीएम क्रिएट दोबारा से वो पावर ऑन नहीं होगी, वो पावर ऑफ ही रहेगी। आप उसको ऑन करोगे, वो पावर ऑफ नहीं होगा, एरर स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इम्पैक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ गया मैं, समझ गया, सही। ये रीसाइजिंग की जो ऑप्शन रहती है, ये तो एडमिन यूजर जो है उसी से देख सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो प्रोजेक्ट की यूजर अगर मेरे लिए बन के आई है, उसमें तो ये सारी ऑप्शन में भी शायद नहीं रहती है। नहीं, होते हैं, होते हैं। जब आप जाओगे ना अपने इंस्टेंस के ऊपर, जब क्लिक करोगे, इंस्टेंस पे क्लिक करोगे, तो राइट में जो बटन होता है, हाँ हाँ, राइट, ठीक है, तो वहां रीसाइज। पे आपको रिसाइज का मिलेगा ऑप्शन। चलो, मैं इसके ऊपर एक अलग से सेशन चलो बनाऊंगा, ठीक है, दिखा कोई दूंगा। नहीं। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? हाँ कृष्णा, एक चीज पूछनी थी हम्म। यार, ये जैसे अलग अलग जैसे तुमने सर्विसेज बताई, हाँ तो हाँ। नॉर्मली एक बंदा जो भी होता है तो वो सारी सर्विसेज पे काम करता है या एक स्पेसिफिक पे करेगा, राइट? क्योंकि नोवा के भी इंटरनल बहुत सारी चीजें हैं, राइट? या न्यूट्रॉन हम आगे पढ़ेंगे या कुछ करेंगे, तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एवरेज साइज, मतलब एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा मैं, एवरेज पूछना चाह रहा हूँ कि यार कोई बंदा जो होता है वो पूरे ओपन स्टैक पे काम करता है या कोई पर्टिकुलर सर्विस में काम करता है? नहीं, वो पूरे ओपन स्टैक पे काम करता है। ठीक है, देखने में ये ओके। चीज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होगी कि यार इतनी सारी सर्विसेज है, इतना सब कुछ है, बट इसका जो डिप्लॉयमेंट है ना, और इसकी जो सर्विसेज है, वो सारी बनी बनाई है। मतलब ये कि ओपन स्टैक का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ओपन हम्म। स्टैक की जो सर्विसेज हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उनके जो प्रोजेक्ट कोड्स हैं, वो ऑलरेडी आपके गिटहब पे अवेलेबल है, जो कि ओपन स्टैक के अपने अकाउंट पे। ठीक है, तो आप जब जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना प्रोडक्ट बना रही है, जैसे रेड हैट ने बनाया, रेड हैट मेन स्ट्रीम डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, रेड हैट है, मिरांटिस है, ठीक है, उबंटू, उबंटू है नाम, नहीं सॉरी, सूजे है कुछ, हाँ सूजे, उबंटू है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये जो मेन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने अपने ओपन स्टैक के मेजर रिलीज बना रखे हैं। और बाकी कंपनी क्या करती है, या तो ये खुद बेचते भी हैं, सेलर भी हैं, कि आप हमारा ओपन स्टैक खरीदो और अपना डिप्लॉय कर लो।
या फिर आप जैसे उनको फॉलोअर्स भी हैं, फॉलोअर्स मान लो जैसे कि आपकी कंपनी कहती है कि हम रेड हैट को फॉलो करेंगे और रेड हैट ने जैसा ओपन स्टैक बनाया हुआ है हम उसी ओपन स्टैक को लेकर अपना लेबल चिपका के अपना ओपन स्टैक बना देंगे, ठीक है। तो ये तो होता है उनका तरीका, लेकिन अब बात आती है कि काम करने की। अब काम करने का मान लो डिप्लॉयमेंट करने आप जा रहे हो, तो डिप्लॉयमेंट में आपको पूरा प्लेटफॉर्म डिप्लॉय करना होता है। तो जो बंदा प्लेटफॉर्म डिप्लॉय करता है उसको सारी चीजें सब कुछ उसके अंडर ओनरशिप में आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम डिप्लॉयमेंट, सारी सर्विसेज का सब कुछ डिप्लॉय करना, सारी सर्विसेज को रन करना, उनको मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, सब कुछ उसके अंडर आता है। इवन वीएनएफ जो एप्लीकेशन ओनर्स है उनको भी सपोर्ट करना उसी के डोमेन में आता है। तो अभी थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इतनी सारी सर्विसेज, इतनी सारी चीजें हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने इसकी जो सारी जो कोड्स हैं उसका जो डिप्लॉयमेंट का मेथड है उसको इजी किया हुआ है। तो अभी जो डिप्लॉयमेंट होता है वो भी अब काइंड ऑफ प्लग एंड प्ले टाइप का ही होता है। तो आज मैं इतना डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ओपन स्टैक डिप्लॉय कैसे करता है, तब आपको समझ में आएगा कि ओपन स्टैक डिप्लॉय होता कैसे है। जब वो डिप्लॉय होता है तो ये सर्विसेज साथ में ही डिप्लॉय हो जाती हैं, तो अलग से सर्विस डिप्लॉय नहीं करती, ना ही अलग से काम करना पड़ता है। और जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है वो पूरे प्लेटफॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? नहीं? तो ठीक है, इसके साथ हम आज का सेशन क्लोज करते हैं। कल हम मिलेंगे, कल हम न्यूट्रॉन की बात करेंगे, ऐसे ही हम और भी कंपोनेंट्स को डिटेल में समझेंगे। मैं आपको मेजोरिटी जो मेजर सर्विसेज हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं उन्हीं के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ज्यादा सर्विसेज बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा क्योंकि देखो थ्योरेटिकली ही मैं बता पाऊंगा बाकी की सर्विसेज, प्रैक्टिकली तो मेरे यहाँ भी नहीं इतना कुछ इस्तेमाल होता है, तो इतना डिटेल में आपको मैं नहीं बता पाऊंगा। बट हाँ, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, आपकी जो नॉलेज है वो आपके कंपनी के ओपन स्टैक तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। तो आप मेरी बात को ध्यान से मतलब लिख लो, ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी जो नॉलेज है वो आपके कंपनी के ओपन स्टैक तक नहीं होनी चाहिए। ओपन स्टैक एक बहुत बड़ी मतलब बड़ा दायरा है, और आपकी जो कंपनी जिस ओपन स्टैक पे काम कर रही है वो एक उसका एडॉप्टेड वर्जन है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको वो सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी जो एक्चुअली ओपन स्टैक ऑफर करता है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कंटेनर सर्विसेज। ओपन स्टैक जो है वो कंटेनर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। आज की डेट में आपको किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट के अंदर, मतलब किसी का मतलब ऐसा नहीं कि सब नहीं करते होंगे, मतलब मेजोरिटी जेनरिक केसेस में बता रहा हूँ, आपको जून कंपोनेंट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको नोवा मिल जाएगा बट आपको जून नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपका जो नॉलेज का जो दायरा है, जैसे मनीला शायद ना मिले, तो जो नॉलेज का दायरा है वो पूरा पता होना चाहिए आपको। आपको इनफैक्ट ये भी पता होना चाहिए कि ओपन स्टैक डिप्लॉय कैसे होता है। हो सकता है कि तो आपकी कंपनी जो डिप्लॉयमेंट करती हो वो अलग तरीके से करती हो, बट ओपन स्टैक को डिप्लॉय करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं डिप्लॉयमेंट के। कृष्णा, जैसे हम आईएएस की बात कर रहे थे, हम्म। तो इसमें ऑर्केस्ट्रेशन भी ये दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, राइट? हम्म। तो हम इसको पैस की तरह क्यों नहीं यूज करते जो क्यूबरनेट्स का करते हैं हम? हम्म। ठीक है, मे बी अभी टाइम ज्यादा हो रहा है, बट मे बी नेक्स्ट सेशन में या कभी भी नहीं नहीं, इसका ठीक है, अच्छा डिस्कशन। अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको आज ही लेते हैं। अच्छा आप हाँ, बताओ, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या होता है, पैस किसे कहते हैं? नहीं मतलब ये ओएस कंटेनर में, जो कंटेनर एज अ सर्विस या जो भी प्लेटफॉर्म जो ओएस के ऊपर आता है वो हम्म। होता है पैस, राइट? ये हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर वाला ओएस के नीचे वाला है, खाली हम्म। इंफ्रा पार्ट है, उसको वर्चुअलाइज करते हैं, हाँ, राइट? राइट। और उसमें ओएस को वर्चुअलाइज करते हैं, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अब जब इसमें जून से सर्विस जो तुम जून कह रहे आने हो, के बाद, हाँ देखो, जून आने के बाद अब ये एडिशनली प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी सपोर्ट करता है। तो अब इस केस में अगर मतलब जो हम क्यूबरनेट से कर रहे थे हम्म, वो सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी हम जून के मदद से कर सकते हैं जून इसमें ओपन की हेल्प स्टैक से में। कर सकते हैं, हाँ, जैसा क्यूबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन करता है ना वैसे ही कि जून भी ऑर्केस्ट्रेशन करता है। बट ओपन स्टैक का जो ये सर्विस है जून, ये हम्म, क्यूबरनेटिस के जितना इतना रोबस्ट अभी है नहीं है। ये तो मतलब टाइम बताएगा, जब हमें पता चलेगा आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम कि जून इतना इफेक्टिव है या नहीं है। क्योंकि क्यूबरनेटिस एक अलग ऑर्केस्ट्रेशन मैकेनिज्म है, ठीक है, वो अलग ही तरीके से चलता है। और ओपन स्टैक भी अब क्यूबरनेटिस से कॉम्पीट कर रहा है। तो ओपन हम्म। स्टैक ने अपना एक एक तरीके से आप कह सकते हो ऑर्केस्ट्रेशन सर्विस, हाँ, सर्विस निकाला है। पैरेलल हाँ। पैरेलल मतलब एक हाँ। ऑप्शनल एक ऑप्शन ये भी आ गया, हाँ। जैसे क्यूबरनेट्स आ रहा है ऐसे ही ये भी आ रहा है, हाँ। राइट? ओपन स्टैक का जन्म हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के लिए, ठीक है, बट अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के साथ साथ वो कंटेनर एज अ सर्विस भी देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी प्रोवाइड करें। तो उसके लिए उन्होंने ये एक जून कंपोनेंट निकाला है। तभी मैंने आपसे बोला कि ये कंपोनेंट आपको
बहुत कम कंपनीज के अंदर देखने को मिलेगा अभी, क्योंकि ओपन स्टैक भी खुद इसके ऊपर अभी शुरुआत कर रहा है। ठीक है, तो हाँ यस, गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि आज से 6 महीने या साल भर के बाद ये IAS के साथ साथ पैस भी जुड़ जाए इसके साथ। ठीक है, तो एक और वर्ड इसके साथ जुड़ जाएगा। यस पैस, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं आपको मजा आया होगा। ओके देन, बाय बाय।